तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स को लेके बहुत सारा बात है। मतलब स्टैटिस्टिक्स का जो हिस्ट्री है ना, अगर हम लोग इसका हिस्ट्री चेक करें तो मतलब ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड को लेके भी बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्सी है कि कौन से देश से ये वाला वर्ड आया है, ठीक है। जैसे कि जर्मन लोग भी बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स उन लोग के वहां पर था, कोई बोलता है कि इटालियन वर्ड से आया है, कोई बोलता है फ्रेंच वर्ड से आया है, कोई बोलता है लैटिन वर्ड से आया है। तो इसको लेके बहुत सारा बात है, ठीक है। इसके ओरिजिन को लेके बहुत सारा बात है। जो भी हो, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है आज के दिन में। लेकिन वो जब मतलब अगर पुराने पास्ट में हम लोग हिस्ट्री में जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स जो इतना आसान नहीं था। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग कुछ भी सर्वे वगैरह करते हैं, उसके रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरा जो टेक्निक है इसी को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। जो कि अगर हिस्ट्री में चले जाओगे तो इतना आसान नहीं था, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में अगर बताओ तो जैसे चाणक्य ने क्या किया था, उन्हें अपने अर्थशास्त्र जो लिखा था उसमें कितने लोग मतलब उस टाइम पे जो सेंसस उनने क्रिएट किया था कि कितने लोग, कितने बर्थ मतलब बर्थ रेट क्या है, कितने लोग हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तो ये सब जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा हिस्ट्री में क्या क्या, इंडिया में क्या पॉपुलेशन था, क्या ये सब डेटा पता चलता है। दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका ओरिजिन को लेके बहुत सारा चक्कर है कि ये स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये मतलब पास्ट में ये बहुत ही प्रीसियस था और इतना आसान नहीं था ये सारा डेटा कलेक्ट करना जितना कि अभी आसान हो गया है डेटा कलेक्ट करना। बिकॉज अब आजकल तो बहुत ही आसान है कोई भी चीज का डेटा कलेक्ट करना। थ्रू फोन हो जाता है, थ्रू मेल हो जाता है, क्वेश्चन सेंड करके, क्वेश्चन पूछ के, इंटरव्यू करके। लेकिन पहले अगर सोचोगे तो ये बहुत ही टफ था स्टैटिस्टिक्स को क्रिएट कर पाना, ठीक है। लेकिन आज ये शायद हम लोग मतलब फील भी ना कर पाए कि ये कितना आसान हो गया। हम लोग पेपर ओपन करते हैं, हमें किसी चीज का स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है, मोबाइल ओपन करते हैं स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है कि क्या हालत है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड में हर रोज हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने मतलब जो है कि रिकवर हो रहे हैं कितने जन, ठीक है। क्या रेट चल रहा है कौन से देश में, सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे इंडिया में हर एक स्टेट का कंडीशन या फिर वेदर कंडीशन मान लो, या फिर कुछ मैच वगैरह हो रहा है, ओलंपिक वगैरह हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग ये तो स्टैटिस्टिक्स है। अगर स्टैटिस्टिक्स जैसे इनकम वगैरह कोविड के चलते क्या इफेक्ट हुआ इकोनॉमिक्स में, जीडीपी क्या है, हर चीज ही तो स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन आज के दिन में ये स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करना बहुत आसान है जो कि पहले नहीं था। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखो हम लोग ये फॉर द पर्पस ऑफ हमारा एमसीक्यू के लिए हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड को लेके बहुत सारा मतलब बात है कि कहाँ से ये वर्ड आया है। जैसे लैटिन वर्ड, कोई बोलता है कि लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है, इससे स्टैटिस्टिक्स आया। तुम लोग भी नोट डाउन कर लो एमसीक्यू पर्पस के लिए, ठीक है। उसके अलावा इटालियन, कोई बोल रहा है कि इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से आया है, ठीक है। कहीं पर ऐसा है कि जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये के यूज करते हैं ये लोग, तो स्टैटिस्टिक से आया है, ठीक है। या फिर कोई बोल रहा है कि फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, क्यू यू ई, ये यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्स, तो देखो कभी कहीं बताया गया है लैटिन वर्ड स्टेटस से आता है, कोई बता रहा है कि इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से आ रहा है, कोई बता रहा है कि जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से आ रहा है, कोई बता रहा है कि फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, क्यू यू ई, ठीक है, स्टैटिस्टिक इससे आया हुआ है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स हमें दो नेचर का बात बताता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आइदर सिंगुलर सेंस में यूज कर सकते हैं या फिर प्लूरल सेंस में यूज कर सकते हैं।
सिंगुलर सेंस में क्या होता है, सिंगुलर सेंस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है साइंस ऑफ काउंटिंग, ठीक है। मतलब सिर्फ कैलकुलेट करते हैं अगर, तो उसे बोला जाता है सिंगुलर सेंस। लेकिन कैलकुलेट करने के साथ साथ, ठीक है, जो भी डेटा हमें मिला है उसे कैलकुलेट करने के साथ साथ अगर उसे एनालिसिस भी करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों तरह से ही अगर हम लोग इसे चेक करते हैं, तो इसे प्लूरल सेंस में बोला जाता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। अगर दोनों सेंस में ही इसे हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इसे बोला जाता है प्लूरल सेंस में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर सिर्फ हम लोग साइंस ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं, यानी ओनली काउंटिंग यूज करते हैं, या फिर साइंस ऑफ एवरेज बोल सकते हो, अगर इस तरह से, क्योंकि एवरेज वगैरह करते हैं हम लोग, स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं। और अगर हम लोग उसके साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इसमें एनालिसिस करते हैं कि जैसे क्यों जीडीपी कम हो रहा है, कैसे से हम लोग ठीक कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसे प्लूरल सेंस में एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स दोनों सेंस में हमारे साथ जुड़ता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल सेंस होता है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से स्टैटिस्टिक्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सपोज ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, ये है सपोज मिस्टर एक्स, और ये चले हैं सर्वे करने, ठीक है, इनको सर्वे करना है। तो सर्वे करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, ठीक है, उन्हें देख के ये सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी डेटा फॉर, जैसे अभी कोविड के लिए देख लो कि कितने आपके यहाँ पर कितने लोग मास्क यूज कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, दूर दूर खड़े हैं कि नहीं, कैसा हो रहा है। अगर मान लो ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, इनको सबसे पहले करना क्या है, अगर स्टैटिस्टिक्स बनाना ही है किसी भी सर्वे के लिए, जैसे मैंने कोविड वाला बोल दिया, मौसम के बारे में, मतलब वेदर का ले लो, या फिर पोल्यूशन ले लो, कितना गाड़ी चल रहा है, कुछ भी कोई भी चीज का हम लोग डेटा बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके यहाँ पर एरिया में कितने लोग एडुकेटेड है, कितने मेल फीमेल है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, तो जो कि सेंसस होता है, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस। तो सबसे पहले मिस्टर एक्स को इन लोगों के साथ क्या करना पड़ेगा पता है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करने से इनको मिलेगा इन लोगों से इंफॉर्मेशन। अब कोई भी चीज के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हो, जिस चीज के बारे में आपको सर्वे करना है पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, करके आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर सर्वे करना है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेट, देन आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन से कलेक्ट कर सकते हो डेटा। इंफॉर्मेशन से ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। मतलब अगर कोई आप लोग भी क्या कर सकते हो, अगर किसी भी चीज पे सर्वे करने जाते हो तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, देन आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिलेगा, डेटा, जिसे आप कलेक्ट कर रहे हो, तो डेटा कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन ये जो डेटा मिलता है ना, ये रॉ डेटा होता है, जो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे जिसको क्वेश्चन करोगे वो अपने हिसाब से आंसर बताएगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता है। तो ये जो डेटा मिलता है इसे बोला जाता है रैंडम रॉ डेटा, ठीक है। ये सब टर्म याद रखना है ताकि आप लोग इसको मतलब एमसीक्यू में अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो रैंडम रॉ डेटा, और इसे भी समझने के लिए भी जरूरी है, इसे बोला जाता है रैंडम। रैंडम मतलब एक बार इसे क्वेश्चन कर लिया, इसे इसे, ठीक है, कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर रहे हम लोग, रैंडमली जो आ रहा है उसी को पूछते जा रहे हैं, दैट इज रैंडम रॉ डेटा। और ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो है वो तो क्रिएट कर नहीं सकते हैं। तो ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है दैट इज रैंडम रॉ डेटा विच इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, इसे हम लोगों को क्या करना है, ऑर्गेनाइज्ड करना है। तो प्रेजेंट करेंगे डेटा को, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड करेंगे या फिर प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट डेटा इस तरह से करना है, सच ए मैनर, उस डेटा को हमें प्रेजेंट करना है इस तरह से ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए। खुद को तो अंडरस्टैंड करना ही है, बाकी हम जहां भी इसे रिप्रेजेंट करेंगे उन लोगों को भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है, विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड, विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड।
को ही समझ में आए, बाकी लोगों को समझ में ना आए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा ही हम लोगों को प्रेजेंटेशन करना चाहिए ताकि इजियर टू अंडरस्टैंड हो। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं जो भी, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक। टूल्स एंड टेक्निक, जैसे कि मान लो हम लोगों ने डेटा को एक टैब्यूलर यानी टेबल फॉर्मेट बना के उसमें लिख दिया, कॉलमनर फॉर्मेट में लिखा, रो कॉलम यूज करके टेबल फॉर्मेट में लिखा, ग्राफ बना लिया, चार्ट बना लिया, ठीक है। तो इन सबको बोला जाता है टूल्स एंड टेक्निक। लाइक कॉलमनर फॉर्म, कॉलमनर टेबल लिख देते हैं, कॉलमनर टेबल, ग्राफ एटसेट्रा। टू नोटिस, ग्राफ से क्या होगा, टू नोटिस ए पर्टिकुलर ट्रेंड। अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड मिल जाएगा, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले टेबल तो चाहिए, बिना टेबल हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते। मान लो जो भी डेटा कलेक्ट हुआ, हम लोगों ने 2 कॉलम का एक टेबल बना लिया, यहाँ रो बना लिया, या हम लोगों ने स्पेसिफिकली क्या कर दिया, यहाँ मान लो कितने नंबर ऑफ पर्सन के पास गए थे, उन्होंने क्या क्या बताया, ये सब रिलेटेड कुछ डेटा जो भी होगा, ये कॉलम ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम लोग क्या क्या हेडिंग के साथ टेबल यूज कर रहे हैं, तो ये टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये टेबल का जो भी डेटा आया उससे हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, उससे सपोज इसका देखो ट्रेंड इस तरह से है, सपोज इस तरह से ट्रेंड है, ठीक है। तो इससे हमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड भी पता चलेगा कि किसी भी चीज का जिसके बारे में हम लोग सर्वे करें कि क्या हमारा ट्रेंड चल रहा है। तो एक बार अगर जिस्ट करते हैं तो किस तरह से होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें डेटा कलेक्ट वगैरह किस तरह से करना है। सबसे पहले करना है कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करना है ग्रुप ऑफ पीपल से सर्वे करके, फिर उस डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे प्रेजेंट करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है टू एनालाइज डेटा बेटर। ये अगर ऐसे ही रहेगा, मतलब जस्ट रॉ डेटा फॉर्मेट में रहेगा, तो ये एनालाइज कर मतलब समझ में आना ही पॉसिबल नहीं है, तो एनालिसिस कैसे होगा। अगर हमें एनालिसिस तक पहुंचना है तो हमें उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद एनालाइज करके हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड और एनालाइज्ड डेटा को, ठीक है। तो ये है मेनली हमारा स्टैटिस्टिक्स। देखो यहाँ पर यही किया जाता है। अब इसमें अलग अलग टूल्स टेक्निक्स यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स कोई भी चीज का क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग पहले किसी ग्रुप ऑफ पीपल से सर्वे कर सकते हैं, फिर उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक रैंडमली कलेक्शन होता है, और जो डेटा को हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, देन हम लोग उसे अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए। और उसके लिए हम लोग अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स जो स्टैटिस्टिक्स में होता है वो यूज कर सकते हैं। लाइक कॉलमनर टेबल यूज कर सकते हैं, ग्राफ, चार्ट, ये सब यूज करते हैं ताकि हमें एक ट्रेंड पता चले। तो यही होता है मेनली हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब देखो डेटा किस तरह से कलेक्ट हो सकता है। डेटा कलेक्ट दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो मान लो प्राइमरी डेटा कैसे होगा, डेटा कलेक्ट दो तरह का होगा, ठीक है। दो तरह का डेटा होता है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा कैसे होता है, जैसे देखो ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन था। मिस्टर एक्स ने ग्रुप ऑफ पीपल को अप्रोच किया, अप्रोच करके कुछ कम्युनिकेशन करने का कोशिश किया, कुछ सवाल किया, और उन लोगों ने कुछ उस रिगार्डिंग आंसर्स दिए, दैट इज उनको इंफॉर्मेशन मिला। तो ये जो कलेक्शन हो गया, इसे हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन इस तरह से हो सकता है। अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने का बहुत सारा अलग अलग मेथड है, देखो ये भी नोट डाउन कर। डेटा हम लोग कितने तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, देखो इंटरव्यू करके, मेल्ड क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्व्ड, questionnaires filled and sent by enumerators.
तो देखो सबसे पहले होता है कि यहाँ पर इंटरव्यू करके मेल क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्व क्वेश्चनरीज फाइल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर, तो ये हम अलग अलग बताएंगे। लेकिन प्राइमरी डेटा जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैंने जो ड्रॉ करके तुम लोग को दिखाया था कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से हम लोग पूछ लेते हैं, पूछने के बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे प्राइमरी डेटा कलेक्शन बोल रहा है। लेकिन सेकेंडरी क्या होता है, मान लो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है। मिस्टर एक्स को बहुत मतलब नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा, ये कुछ इतने लोगों से नहीं करना है, बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ पीपल से कलेक्ट करना है। तो फिर मिस्टर एक्स अकेले के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि वो इतने सारे लोगों को अप्रोच कर पाए। ठीक है, एक आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर पाए। तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम लोग चाहे तो कुछ एजेंसी वगैरह को ले सकते हैं, मतलब जो लोग डेटा कलेक्शन का काम करते हैं उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात सोचो, अगर मिस्टर एक्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है तो उस एजेंसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन एजेंसी क्या करती है, एजेंसी खुद जाके तो नहीं करेगी, एजेंसी अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर देती है, अलग में हो सकता है, मतलब या फिर स्टेट बेसिस में, जैसे भी हो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर देते हैं अलग अलग एरिया बेसिस में। फिर वो लोग जो है इंफॉर्मेशन एजेंसी को लाके देते हैं, फिर वो एजेंसी क्या करेगी, मिस्टर एक्स को ले जाके वो इंफॉर्मेशन दे देगी। तो ये इसमें क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने डायरेक्टली नहीं किया, तो इनडायरेक्टली जो डेटा कलेक्ट होता है उसे ही बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, प्राइमरी डेटा मतलब जो खुद कलेक्ट कर पाते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा मतलब किसी थ्रू होके जब डेटा आता है उसे, उस कलेक्शन को सेकेंडरी डेटा बोला जाता है। लेकिन हाँ, इसलिए मिस्टर एक्स, मतलब जो मैंने एग्जांपल लिया था, मिस्टर एक्स जो एजेंसी को अपॉइंट करी, वो एजेंसी मिस्टर एक्स से एक चार्ज ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि ये उसका काम है डेटा कलेक्ट करके देना, मिस्टर एक्स को जरूरत है, इसलिए उसने ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स ये काम कर दिया है। लेकिन उसके बदले में ये जो एजेंसी है वो कुछ चार्ज लेगी मिस्टर एक्स से, जो मिस्टर एक्स को पे करना पड़ेगा, और उसके बदले में उनको डेटा मिल जाएगा। तो इस तरह से जो डेटा कलेक्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा कितने तरह से कलेक्ट होता है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है कि इंटरव्यू के थ्रू से, मेल क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्व्ड क्वेश्चनरीज फाइल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या एप्लीकेबल होता है। जैसे इंटरव्यू का भी बहुत सारा पार्ट होता है। ठीक है, देखो इसका भी हम लिख देते हैं। इंटरव्यू तीन तरह से कर सकते हैं, एक तो पर्सनल इंटरव्यू मतलब खुद जाके, ठीक है, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और एक होता है टेलीफोन। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू मतलब क्या होता है, जब हम लोग खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली कौन से केस में एप्लीकेबल होता है, एक एग्जांपल लिख के रखो, नेचुरल कैलामिटीज। जब नेचुरल कैलामिटी वगैरह होता है, लाइक भूकंप हो गया, ठीक है, फ्लड आ गया, तो अर्थक्वेक जैसे मैंने बोला, भूकंप, या फिर मान लो तूफान वगैरह में कुछ हो गया, जैसे कुछ दिन पहले कोलकाता में आम्फन आया था। ठीक है, तो ये जो पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है, नेचुरल कैलामिटी होने से पर्सनल, जब आमफान हो रहा था तो कितने सारे लोग, मतलब जो रिपोर्टर है वो खुद उस जगह पे जाके करते हैं, इतना मतलब हालत खराब रहता है, चाहे वो कैसा भी नेचुरल कैलामिटी हो, सबको डर लगता है। जब सब कोई घर पे रहता है, वो लोग खुद उस जगह पे जाके दिखाते, देखिए इतना पानी आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह से पेड़ हिल रहा है, ये गिर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एकदम पर्सनली जाके किया जाता है। तो तुम लोग रिलेट कर पाओ तो, कि टीवी में अगर कभी भी देखोगे नेचुरल कैलामिटी हो रहा है तो कोई ना कोई जाके वहां पर क्या कर रहा है, रिपोर्टर लोग वो डेटा कलेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, दैट इज पर्सनल जाके किया जाता है। तो इसे बोला जाता है पर्सनल, मतलब प्राइमरी डेटा जो इंटरव्यू के थ्रू से एक हो जाता है पर्सनल। इनडायरेक्ट कौन से केस में होता है, मान लो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं लाइक एक्सीडेंट, जैसे मान लो ट्रेन एक्सीडेंट, बड़ा सा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बस एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्टली ये लोग जाके इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, मतलब जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है उन लोगों से तो डायरेक्टली बात कर नहीं सकते, ठीक है, वहां पर बाकी जो लोग मौजूद रहते हैं उन लोगों को जाके पूछा जाता है, दैट इज इनडायरेक्टली इंटरव्यू किया जा रहा है। ठीक है, मतलब जिन लोगों से इंफॉर्मेशन मिलेगा उन लोगों को मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों से हम लोग पूछ सकते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट इंटरव्यू। और टेलीफोन के थ्रू से, यानी फोन करके भी हम लोग अगर
अगर कोई डेटा किसी के बारे में कलेक्ट करना है तो फोन में भी इंटरव्यू कर सकते हैं, जो कि फोन में इंटरव्यू ये सबसे कम एक्सपेंसिव होता है, ये नॉन एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जाके करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, ये नॉन एक्सपेंसिव होता है, बट इसका एक फीचर्स है कि ये क्विक होता है, बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग बोलेंगे लेस, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसे देख नहीं पा रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं वही मानना पड़ेगा, तो जाके ऑब्जर्व तो नहीं कर पा रहे, इसीलिए इसे लेस एक्यूरेट बोला जाता है। इन दोनों से ये कम एक्यूरेट होता है, ठीक है, बट कवरिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एरिया, कवरिंग ए लार्ज एरिया। लेकिन इससे हम लोग बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, बैठे बैठे फोन करना है, यहाँ फोन करो, वहां फोन करो, डेटा कलेक्ट करो, तो हम एक साथ बहुत ही कम टाइम में लार्ज एरिया का जो है हम लोग इंटरव्यू कर पाते हैं थ्रू टेलीफोन, ठीक है। तो टेलीफोन जो है इसका फीचर्स ये है, टेलीफोन में इंटरव्यू करने से हमारा खर्चा कम होता है, जल्दी होता है, बट जो लिमिटेशन है वो क्या है, लिमिटेशन ये है कि ये लेस एक्यूरेट होता है, ये सिर्फ लिमिटेशन है। मैंने लाइन बाय लाइन लिखवा दिया, तुम लोग आई होप कि समझ रहे हो कि नॉन एक्सपेंसिव है तो ये फीचर्स मतलब ये लिमिटेशन नहीं है इसका, ये एडवांटेज है। क्विक होता है, ये भी एडवांटेज है। कवरिंग ए लार्ज एरिया, ये भी एडवांटेज है। तुम लोग इसको नीचे भी लिख सकते हो कि बट ये लेस एक्यूरेट है, ये उतना एक्यूरेसी जो है इसका कम माना जाता है। अब नेक्स्ट जो था हमारा मेल्ड क्वेश्चनरीज, तो इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एरिया कवर कर सकते हैं हम लोग, तो इसका फीचर्स में होगा कवरिंग वाइड एरिया, amount of non response is maximum, ये लिमिटेशन है। मतलब हम लोग मेल के थ्रू से क्वेश्चन सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एरिया बेसिस लोगों को चूज करके, लेकिन कौन इसका रिप्लाई देगा कौन नहीं देगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिप्लाई नहीं देते हैं, सबको इतना रिस्पॉन्सिबल होते नहीं है कि सर्वे हमारा आगे जाके बेनिफिट हो सकता है, हमें सर्वे के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो सब इतने अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो फिर क्या होगा, वाइड एरिया कवर तो हो जाता है, क्योंकि फटाफट हम अपना क्वेश्चन तो रख देते हैं लोगों के सामने, लेकिन कौन रिस्पॉन्स देगा कौन नहीं देगा ये नहीं समझ में आता है, मैक्सिमम लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज मैक्सिमम, ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये कवर कर सकता है एक लार्ज एरिया, एक वाइड एरिया बोल सकते हो, और वो भी बहुत फास्ट। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, देखो, कलेक्टिंग डेटा ऑन हाइट, मतलब ऑब्जर्व करना है, तुम्हें खुद देखना है, खुद देख के बताना है, हाइट वेट, जैसे कभी कभी स्कूल वगैरह में होता है, देखो मेडिकल चेकअप वगैरह होता है ना, तो स्टूडेंट लोगों का हाइट वेट ये सब चेक किया जाता है कि कौन से क्लास में है, क्या एज है, उस हिसाब से क्या हाइट है, कम है ज्यादा है, कौन ओवर वेट है कौन नहीं है, तो ये ऑब्जर्व करके चेक, कलेक्टिंग डेटा, अगर डेटा कलेक्ट करना है हाइट के ऊपर वेट के ऊपर, मतलब बाय मेजरमेंट, ठीक है, बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे वेट करोगे तो वेट मशीन तो एक होना ही चाहिए, कैसा भी हो, कंप्यूटराइज्ड हो, कुछ भी हो, वेट करने के लिए होना चाहिए। और हाइट के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट ना भी हो तो कम से कम एक स्केल यूज किया जाता है और उसे पॉइंट आउट कर दिया जाता है, फिर स्टूडेंट को रख के उसके सर के ऊपर से ऐसे स्केल रख के चेक किया जाता है कि उसका हाइट क्या आ रहा है, मतलब शॉर्ट हाइट है, मीडियम है, मतलब जरूरत से ज्यादा लंबा है, ठीक है, मतलब कोई लंबा होता है, कोई थोड़ा सा कम हाइट का होता है, कोई ठीक ठीक रहता है, तो ये सब डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्टिंग डेटा ऑन हाइट वेट बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर हमें हाइट वेट ये सब डेटा कलेक्ट करना है तो हमें ऑब्जर्वेशन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बैठ के कैसे पता चलेगा कि किसका हाइट कितना है, तो ऑब्जर्वेशन तो हमें रखना है। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक एक लोगों को लाओगे, वेट करोगे, उसका हाइट मेजरमेंट करोगे, तो फिर उसे नोट डाउन करोगे, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और इसीलिए ये ज्यादा एरिया कवर भी नहीं कर पाता है, टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए कवर स्मॉल एरिया।
ये ज्यादा एरिया भी फटाफट कवर नहीं कर पाता है, ये दोनों इसका लिमिटेशन है। तो तुम लोग जस्ट मैंने शॉर्ट में लिखवाया, तुम लोग नोट डाउन करते जाओ, पढ़ोगे तो आराम से समझ जाओगे। मेरा सारा पॉइंट अगर ध्यान से सुन रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लिमिटेशन एडवांटेज हिटिंग नहीं भी करोगे तो पढ़ने से खुद ही समझ जाओगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चनरीज। तो क्वेश्चनरी मतलब जैसे मैंने बोला कि मिस्टर एक्स जैसे बहुत लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है, और अगर बहुत लोगों से मतलब डायरेक्टली जाके पूछ रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्टली किसी भी चीज के बारे में, तो इसे बोला जाता है क्वेश्चनरीज करके। तो लार्ज इंक्वायरीज फ्रॉम द सर्वेड पीपल, ठीक है, जिन लोगों के ऊपर सर्वे किया जा रहा है। कभी कभी तो कंपनी वगैरह अपने प्रोडक्ट के ऊपर जब सर्वे करती है तो तुम लोग देखोगे घर घर पे आके पूछती है कि आप कौन सा चीज, जैसे एक्वागार्ड का मैंने बहुत देखा है कि आप कौन से वाले वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हो, या फिर कभी कभी शैम्पू वगैरह तेल वगैरह का भी होता है, फिनाइल वगैरह का होता है, ये यूज करके देखिए आप कौन सा यूज, ये सब पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चनरीज मतलब वो लोग एक एरिया सोच लेते हैं कि हम लोग इस एरिया में इस तरह से सर्वे करेंगे और उसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चनरीज। तो देखो प्राइमरी का जो भी हम लोगों ने नोट यहाँ पर लिखा था कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन में फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था इंटरव्यू। और इंटरव्यू कितने तरह से होता है वो भी हम लोगों ने देखा। इंटरव्यू होता है हमारा तीन तरह से, एक पर्सनल, एक इनडायरेक्ट, एक टेलीफोन के थ्रू से यानी कॉलिंग के थ्रू से। फिर हम लोगों ने देखा मेल्ड क्वेश्चनरीज जिसमें रेस्पॉन्स नहीं मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन लार्ज एरिया कवर कर पाते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होता है, जैसे कि मान लो अभी हम लोगों ने देखा हाइट वेट, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से मेजरमेंट होता है उसमें ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ेगा, हम बिना वहां फिजिकली प्रेजेंट होके डेटा गैदर कर ही नहीं सकते। और क्वेश्चनर इज फाइल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। तो ये जो होता है इन्यूमरेटर मतलब जो गणना करते हैं उन्हें इन्यूमरेटर बोला जाता है, ठीक है, जो गणक होते हैं, जो कलेक्ट करने के बाद जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन वो लोग सेंड करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के सामने, फिर उस डेटा को कलेक्ट करके अगर उसमें कोई टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं तो वो अप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब किसी के थ्रू से, ऑन बिहाफ ऑफ समवन, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, किसी के थ्रू से मतलब किसी के बिहाफ में कोई कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी अगर एक ही लाइन में बताओ तो अगर बहुत सारे पीपल है उससे इंफॉर्मेशन लेना है तो खुद नहीं ले पाते हैं, तो कुछ रिसर्च एजेंसी वगैरह को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। जैसे कि इंटरनेशनल कैसे कलेक्ट करें, इंटरनेशनल डेटा कैसे कलेक्ट करें, थ्रू WHO, ठीक है, हु, वर्ल्ड बैंक, ये सबसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल डेटा। या फिर गवर्नमेंट सोर्सेस, कुछ हमें डेटा चाहिए, ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट सोर्स का भी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेस में जैसे इंडियन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, गवर्नमेंट का सोर्सेस यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी मतलब खुद नहीं पता, खुद जाके कुछ नहीं कर रहे, पहले से ही डेटा इकट्ठा है उसे यूज कर रहे हैं हम अपने स्टैटिस्टिक्स को क्रिएट करने के लिए, तो गवर्नमेंट सोर्स हो गया। या फिर प्राइवेट क्वासी गवर्नमेंट, इसका मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड तो है, इसका क्वासी गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट एफिलिएटेड तो है बट मतलब प्राइवेट चल रहा है। जैसे कि एनसीईआरटी, जैसे कि एनसीईआरटी, ठीक है, ये इससे हेल्प मिल सकता है। अनपब्लिश्ड सोर्सेस, जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट
रिसर्चर, इन लोगों से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटा, किस तरह से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एजेंसी वगैरह को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर पार्ट करके दिखा दिया, इंटरनेशनल तो हु, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों से रिलेट डेटा जो भी चाहिए कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखा है, इसके अलावा भी और ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर एक दो करके ही लिखा है। लेकिन तुम लोग को मेन चीज पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सोर्सेस होता है, गवर्नमेंट सोर्सेस होता है, प्राइवेट क्वासी गवर्नमेंट होता है, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेस होते हैं, उनसे भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज, ये एक हो सकता है क्लासिफिकेशन, बता रहे क्या होता है। नेक्स्ट जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव ऑर्डिनल, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल, क्वांटिटेटिव और कार्डिनल। इस तरह से हम लोग डेटा को मतलब क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये सब है क्या, देखो डेटा को क्लासिफाई किया हम लोगों ने 4 टाइप्स में। जैसे पहले बताया क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज। क्रोनोलॉजिकल ये वाला वर्ड तुम लोग अकाउंट्स में सुने होंगे। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पास करवाया जाता है, जर्नल एंट्री। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो डेट, मतलब डेट वाइज, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, अगर सिक्वेंशियली नहीं है, मान लो 10th के बाद ट्रांजैक्शन सीधा हुआ है 15th को, तो फिर 15th ही हमें जर्नल एंट्री देना है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। या फिर टाइम मेंटेन करके, दैट्स वाई टाइम सीरीज या फिर टेम्पोरल, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा किस तरह से क्लासिफाई होता है, इसका मतलब एक बार लिख लेते हैं, क्लासिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम पॉइंट, क्लासिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम पॉइंट और इंटरवल, ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरवल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन हम लोग जो है उसका एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री, इस तरह से लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री फॉर 5 years। मतलब 5 years बाद हम लोग उसका प्रोडक्शन का एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इसने कौन से मंथ में कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है, कितना ज्यादा है कितना कम है, फिर 5 years बाद करेंगे, यानी एक टाइम गैप में कर रहे हैं। तो इस तरह का जो डेटा कलेक्ट होता है उसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल डेटा टाइप, या फिर टेम्पोरल, और या फिर टाइम सीरीज, ठीक है। जियोग्राफिकल मतलब होता है एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज क्या हो रहा है, जैसे एरिया वाइज कहाँ ज्यादा कोविड हो रहा है, जैसे कि गांव में कम हो रहा है, लेकिन अगर शहर में देखोगे तो ज्यादा हो रहा है। या फिर मान लो कहाँ ज्यादा कॉमर्स का पढ़ाई होता है, नॉर्मली इंडिया में अगर देखोगे तो कॉमर्स का कल्चर जो है वो शहर में ही ज्यादा होता है। छोटे छोटे गांव में पता नहीं क्यों नहीं होता है, छोटे छोटे गांव में या तो आर्ट्स या तो फिर साइंस का ज्यादा क्रेज है, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकली हम लोग देख सकते हैं। या फिर कहाँ कौन से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जैसे जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करके कहीं धान ज्यादा होता है, कहीं गेहूं ज्यादा होता है, कहीं भुट्टा ज्यादा होता है, तो ये सब हो सकता है। या फिर जियोग्राफिकली हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह का मतलब ड्रेस वगैरह ज्यादा लोग यूज करते हैं, जैसे ठंडे के जगह पे लोग ज्यादा स्वेटर वगैरह यूज करते हैं, जो भी पहाड़ी इलाका है। तो जियोग्राफिकली भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, स्टूडेंट appear in CA एग्जाम, या फिर मान लो जो भी कॉमर्स एग्जाम मान लो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो, सीए मान लो, सीएस मान लो, सी में जो भी हो, स्टूडेंट appears in एग्जाम अकॉर्डिंग
टू स्टेट, या फिर अपीयर इन 10th एग्जाम लिख देते, ठीक है, 12th लिख देते, सी एच 12th लिख देते, 12th एग्जाम। ऐसे हम लोग देखते हैं ना कि इस बार कितने लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर हुए हैं, कौन से स्टेट से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो उस तरह से हम लोग जो सर्वे करेंगे, अगर हम लोग स्टेट वाइज यानी एरिया वाइज कुछ भी सर्वे कर रहे हैं तो जियोग्राफिकली बोला जाता है, जियोग्राफिकली हम लोग सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा है क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल बोला जाता है इसे, क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटेटिव, जैसे कि जेंडर, जेंडर के बारे में हम लोग अगर सर्वे करें, नेशनलिटी, ठीक है, नेशनलिटी के बारे में अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हो जाता है क्वालिटेटिव, यानी ये जो है मतलब क्वालिटेटिव यानी कुछ चीज का मतलब क्या बोले, मतलब फीचर्स के ऊपर, ठीक है, तो ये जेंडर मतलब कितने मेल है कितने फीमेल है, तो ये इसे बोला जाता है ऑर्डिनल या फिर क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव या फिर कार्डिनल का मतलब होता है जैसे कि हाइट, मतलब जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हाइट, वेट, प्रॉफिट, सैलरी, जो एक पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है क्वांटिटेटिव। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम लोग को डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमें रॉ फॉर्म में मिलता है, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं हो सकता है, उसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और मतलब रिप्रेजेंट या फिर प्रेजेंट करना पड़ता है एक ऐसे फॉर्म में जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सबके लिए, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हैं, एक तो हो सकता है टेक्सचुअल, ठीक है, एक हो सकता है टैब्यूलर, सकता है डायग्रामेटिक। अब डायग्रामेटिक में बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं, जैसे कि लाइन और हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मेनली तीन तरह से हम लोग बोल सकते हैं, टेक्सचुअल, टैब्यूलर और डायग्रामेटिक। तो टेक्सचुअल मतलब तुम लोग जो पेपर वगैरह में तुम लोग को मिलता है ना, पैरावाइज लिखा हुआ रहता है कुछ भी चीज के, जैसे मान लो कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके बारे में दिया हुआ है, या फिर कहीं पर मान लो दिखा रहा है कि एडुकेटेड पीपल इतने ज्यादा है, तो लाइन बाय लाइन वो पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ रहता है, इसके बाद ये इसके बाद ये, इसे बोलते हैं टेक्सचुअल फॉर्मेट। जैसे कि हम दिखाते हैं, यहाँ पर तुम लोग को एक टेक्सचुअल फॉर्मेट मिल जाएगा। पेपर में जो पैराग्राफ वाइज रहता है उसे ही टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही बोला जाता है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर एक टेक्सचुअल फॉर्मेट दिखेगा तुम लोग को, ये देखो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये नमल फैक्ट 100 where member of a trade union, the number of a female worker, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्री का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कितने लोग ट्रेड यूनियन में थे, कितने मेल फीमेल काम कर रहे थे, तो ये 2009 का कुछ दिया हुआ है टेक्सचुअल फॉर्मेट में, फिर 2010 के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो इस तरह से दिया हुआ है 2 पैराग्राफ। मतलब सिंपल सा बात है, पेपर में जैसे तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, जब तुम लोग पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर का बात कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में ही रहता है, ठीक है, इसे बोला जाता है टेक्सचुअल फॉर्मेट। और टैबुलर मतलब टेबल क्रिएट करके होता है, डायग्रामेटिक मतलब वही चार्ट बार ये सब यूज करके किया जाता है। तो अब देखो टेक्सचुअल फॉर्मेट के बारे में कुछ बताते हैं, इसका क्या क्या मतलब हमें, इसका फीचर्स क्या है। देखो टेक्सचुअल फॉर्मेट का, तो पहला बात है कि ये एक पैराग्राफ के थ्रू से प्रेजेंट किया जाता है, तो प्रेजेंटिंग डेटा थ्रू ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के थ्रू से हम लोग इसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा
ये सिंपल होता है, कोई भी पढ़ के समझ सकता है, ठीक है। ज्यादा एडुकेटेड ना हो, वो सिर्फ पढ़ पाए, अगर मतलब पढ़ने का कैपेसिटी हो, मतलब एकदम इलिटरेट पीपल ना हो, तो अगर पढ़ पाए तो समझ जाएगा। बार चार्ट ये सब देख के वही समझ सकते हैं जिनका एडुकेशन थोड़ा अच्छा है। अब ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, अगर तुम्हें इसके बारे में, ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम ये देख के क्या बताओगे? अगर कोई बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या समझेगा ये क्या डाउनवर्ड होता है, क्या अपवर्ड होता है, क्यों ऐसे कर्व हुआ है, उसके लिए समझ पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन टेक्सचुअल फॉर्मेट अगर वो पढ़ के समझ सकता है तो ऑब्वियसली पढ़ना अगर आता है तो पढ़ के कुछ ना कुछ तो समझेगा कि किस बारे में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। तो इसे बोला जाता है सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी दैट ए लेमैन कैन अंडरस्टैंड। सिंप्लिसिटी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ प्रिपेयर होता है, दैट ए लेमैन कैन अंडरस्टैंड, ताकि एक लेमैन को भी समझ में आ जाए। तो ये इसका फीचर्स होता है, बट ये डल होता है, मोनोटोनस होता है, एंड कंपैरिजन देना इससे पॉसिबल नहीं होता है। ये मतलब एक ही चीज के बारे में बताया जाता है, मतलब एक ही चीज, मतलब कंपेयर नहीं करता है किसी भी एक चीज को, मतलब दिमाग में रख के उसी के बारे में बताते रहता है। तो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है या फिर डिसएडवांटेज है, ये बोल सकते हैं। और टेबुलर फॉर्मेट देखो, टेबुलर मतलब टेबल क्रिएट करके, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। मतलब अगर ये एक टेबल है, ठीक है, और इस तरह से अगर हम लोग मतलब ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है ये रो हो गया, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, और ये जो है इस तरह से जो है ये जो क्रिएट हुआ है इसे बोला जाता है कॉलम, ठीक है। तो ये रो और कॉलम का मिला के, रो कॉलम से ही टेबल बनाते हैं हम लोग नॉर्मली, क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह लिखना पड़ता है, डेटा वगैरह लिखना पड़ता है। तो रो कॉलम्स विथ नंबर, कितने सारे मतलब नंबरिंग रहता है, 1 2 3 4 करके हम लोग नंबर दे सकते हैं। टाइटल दे सकते हैं, टेबल का टाइटल मतलब ऊपर में किस चीज का टेबल है, ताकि टेबल को पूरा अगर रीड किसी को नहीं भी करना है तो कम से कम ऊपर देख के ये पता चल जाए कि किस चीज का टेबल है, और आगे उसे रीड करना है तो वो कर सकता है। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है टाइटल लिखने के बाद कि किस चीज के बारे में दिया हुआ है। और फिर टेबल का कुछ पार्ट होता है जो हमें पता होना चाहिए, कैप्शन होता है, टेबल में कैप्शन होता है। कैप्शन कौन से पार्ट को बोला जाता है? देखो, अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम, इसे बोला जाता है कैप्शन, ठीक है। बॉक्स हेड होता है, एंटायर अपर पार्ट of table including column and sub column। numbers, units of measurement along with कैप्शन, ठीक है। इसे बॉक्स हेड बोला जाता है। स्टब होता है टेबल में, स्टब किसको बोला जाता है? लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रो, मतलब रो का जो हेडिंग होता है उसे जहां पर डिस्क्राइब किया जाता है उसे बोला जाता है स्टब। और एक होता है बॉडी, बॉडी बोला जाता है, जो अंदर का पार्ट होता है उसे बॉडी बोला जाता है, जो मेन पार्ट होता है। मेन पार्ट कंटेनिंग न्यूमेरिकल फिगर, जहां पर न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ रहता है उस पार्ट को बोला जाता है बॉडी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है टेबल का, ये तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है।
इसमें कभी कभी आ जाता है कि स्टब कौन से पोर्शन को बोला जाता है, तो ये सब तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग टेबल्स का देखेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये जो है कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है, कंपेयर रो एंड कॉलम। कॉम्प्लिकेट डेटा कैन रिप्रेजेंट, कॉम्प्लिकेट डेटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का पहला स्टेप ही होता है स्टैटिस्टिकल टेबल बनाओ। टेबल नहीं बनाओगे तो डायग्राम कैसे बनाओगे? जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में देखे होगे कि डिमांड जो होता है, डिमांड सप्लाई कर्व जो बनाते हैं, उसके लिए तुम लोग को तो एक डेटा होना चाहिए ना कि कौन से ईयर में क्या डेटा था, क्या डिमांड था, क्या सप्लाई था, या फिर मंथली, या फिर मार्केट में गए तो देखे ये प्राइस है, इतना प्राइस कम रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल डेटा चाहिए। और जो न्यूमेरिकल डेटा को स्टैटिस्टिकल टेबल में क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकल टेबल में उसे लिखा जाता है, और उसी टेबल को देख के ही हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। तो ये मस्ट है कि डायग्राम बनाने के लिए, इट इज मस्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंट। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए मस्ट है, ये नहीं बनाओगे तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना नहीं सकते। नेक्स्ट होता है विदाउट टैबुलेशन एनालिसिस नॉट पॉसिबल। विदाउट टैबुलेशन, टैबुलेशन मतलब टेबल, टेबल क्रिएट करके उसमें डेटा को लिखना, ठीक है, उसे बोला जाता है टैबुलेट करना। विदाउट टैबुलेशन एनालिसिस, अगर एनालिसिस करना है, क्योंकि देखो ये कंपैरिजन देता है। जैसे मान लो किसी एक फैक्ट्री का तुम लोग प्रोडक्शन लिख रहे हो, तो 2002 लिख दिए, 2003, 2004, 2005, तो कंपैरिजन पता चलता है ना कि ज्यादा है कम है। तो विदाउट टैबुलेशन एनालिसिस नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत ही एक क्रूशियल मतलब प्रेजेंटेशन है, और ये नहीं होगा तो कभी भी हम लोग चार्ट, ग्राफ ये सब प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम टेबल का तुम लोगों को एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। लिखवाया तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रॉ करने से शायद तुम लोगों का ज्यादा हेल्प हो जाए। तो देखो टेबल किस तरह से होता है, तुम लोग भी इसे ड्रॉ कर लो। तो फिर, और वो जो मैंने नोट्स लिखा है, ये सब टेबल देखोगे तो वो नोट के साथ रिलेट कर लोगे। सपोज ऐसा एक टेबल है, यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं, नहीं तो अगर कुछ रब करना होगा तो तुम लोगों का खराब हो जाएगा ड्रॉ। तो इस पॉइंट को बोला जाता है कैप्शन। कॉलम हेडिंग एक्चुअली है कॉलम हेडिंग। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर सब एंट्रीज, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो रो एंट्रीज। ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, मेन पोर्शन, इसे बोला जाता है बॉडी। ठीक है, ये पूरा अंदर का जो पोर्शन रहेगा इसे बोला जाता है बॉडी। इसे हम लोग बोलेंगे सब
रो स्टब, ठीक है, सॉरी, स्टब, STUB, स्टब, दैट इज रो हेडिंग। रो का हेडिंग यहाँ पर दिया जाएगा और रो का एंट्री इस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है, यहाँ पर लिखा जाता है कैप्शन, कॉलम हेडिंग। तो देखो याद क्या रखना है, कॉलम हेडिंग को कैप्शन बोला जाता है, रो हेडिंग को स्टब बोला जाता है, बस यही सब तुम लोग को याद रखना है। और यहाँ रहता है कॉलम हेड, फिर यहाँ भी रहता है सपोज कॉलम हेड, ठीक है, ये भी कॉलम हेड, ये भी कॉलम हेड। मतलब अगर ऐसे कर देते हैं हम, ये सपोज ऐसा कॉलम एक है, फिर ऐसा एक कॉलम है, ऐसा एक कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम हेड 1, कॉलम हेड 2, कॉलम हेड 3, मतलब ये 3-4 कॉलम का टेबल है, ठीक है। और कॉलम का जो हेड होता है उसे कैप्शन बोला जाता है। और ये सब हेड हो गया, सब हेड, ठीक है, मतलब ये सब हेड हो गया। फिर ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट, इसके अंडर लिखा हुआ है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, तो ये इसके अंडर आ गया ना, तो सब हेड हो गया, ठीक है। तो वही होता है हेड एंड सब हेड, जो रो के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, कॉलम के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर होगा टोटल कॉलम, ठीक है, टोटल कॉलम। और यहाँ टाइटल होता है, एकदम ऊपर होता है टाइटल, मैंने जगह छोड़ा नहीं, ऊपर होता है टाइटल। और टाइटल यहाँ पर लिख दिया। और नीचे होता है हेड नोट, इफ एनी, हेड नोट, अगर कुछ हेड नोट देना है तो। और एकदम नीचे होता है सोर्स, मतलब कहाँ से कलेक्ट किए हैं, सोर्स नोट। अगर तुम लोग पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में भी कुछ टेबल अगर कभी भी आता है ना, तो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह लोगे, मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स जो होता है ना, जहाँ पर शेयर मार्केट वगैरह, मतलब जो भी हमारे इकोनॉमी में हो रहा है उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। तो अगर कोई भी अगर घर पे इकोनॉमिक्स टाइम फॉलो करते हो, अगर देखे हो तो देखना, वहां पर टेबल वगैरह, ग्राफ चार्ट, बार चार्ट, बहुत कुछ रहता है। वहां से नीचे लिखा हुआ रहता है कि ये कहाँ से कलेक्ट किया गया है, दैट इज सोर्स नोट। और या फिर फुट नोट अगर कुछ देना है तो वो इस तरह से टेबल के नीचे ही दिया जाता है। तो ये पूरा टेबल का फॉर्मेट होता है। और किसे क्या बोला जाता है वो मैंने दिखाया तुम लोगों को, ताकि तुम लोग याद कर पाओ। ये टेबल जो है ये देखोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा। फिर लाइन डायग्राम, तो लाइन डायग्राम किस तरह के चार्ट में ज्यादा यूज होता है, लॉगरिदमिक और रेशियो चार्ट। रेशियो का डेटा है उससे चार्ट बनाना है, लॉगरिदमिक डेटा है बनाना है, तो लाइन डायग्राम यूज किया जाता है। और बार डायग्राम कब यूज होता है, देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बार डायग्राम मतलब ये देखो, बार मतलब इस तरह से होता है। अब ये बार जो है ऐसे भी हो सकता है, ये बार जो है ऐसे भी हो सकता है। तो कब कैसे यूज होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होने से कौन से डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और वर्टिकली हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो किस तरह के डेटा के लिए ड्रॉ करते हैं। तो ये जो होता है इसके लिए क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब कुछ फीचर्स, कुछ एट्रीब्यूट वगैरह बता रहा है। क्वालिटेटिव डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, और इसके लिए क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज, ठीक है। क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज के लिए वर्टिकल डेटा जो है, ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बार डायग्राम का, वो यूज किया जाता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ तक तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज समझा पड़ा। अब हम लोग थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है
थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग आगे फिर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ही बारे में सिर्फ सुनते जाएंगे। अब थोड़ा तुम लोग खुद को टेस्ट भी करो, देखो क्या तुम लोग को याद है, क्या कलेक्ट किया है तुम लोगों ने, उससे क्या हेल्प होता है। देखो एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन सेट ए, तुम लोग के सामने क्वेश्चन ओपन है, तुम लोग अपने हिसाब से मुझे बताते जाओ क्या होगा। हम बता रहे हैं कौन सा सही होगा, तुम लोग भी देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, ठीक है। बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, statistics is derived from French word statistic, none of this। कौन सा है देखो, तुम लोग कॉपी में लिखे होगे, एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने लिखवाया है, एक बार देखो, देख के ही बताओ। अभी तो याद होगा, अगर याद हुआ है तो बहुत ही अच्छा बात है, देख के मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा होगा। कौन सा फॉल्स, कौन सा है, क्वेश्चन देखो फॉल्स कौन सा है। हेलो, ऑप्शन नंबर सी मैम। ऑप्शन नंबर सी फॉल्स होगा। अच्छा, क्योंकि लैटिन वर्ड हाँ, अच्छा स्टैटिस, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक नहीं है, फ्रेंच वर्ड है स्टैटिस्टिक, वो क्यू यू ई फॉलो करते हैं वो लोग, ठीक है, क्यू यू ई फॉलो करते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी तुम लोग कॉपी देख के ही मुझे बताओ, फिर तुम लोग थोड़ा सा रेट करोगे तो याद हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बताओ क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, इन न्यूमेरिकल डेटा के लिए कौन सा, सिंगुलर, प्लूरल, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी, न्यूमेरिकल डेटा, तो कौन सा होगा। प्लूरल होगा मैम। बताओ। प्लूरल सेंस होगा। प्लूरल सेंस होगा, हाँ प्लूरल सेंस होगा। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक इज अप्लाइड इन, स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये तो तुम लोग कॉमन सेंस से ही बता सकते हो, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, साइंस, हर जगह स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है, तो बताओ कहाँ पर होगा। ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स तो हर जगह अप्लाई होता है, इकोनॉमिक्स में तो तुम लोग पढ़ते ही हो, बिजनेस वगैरह में भी होता है, क्योंकि मैंने कितना बार बोला फैक्ट्री का प्रोडक्शन, ये वो सब। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद, स्टैटिस्टिक्स किसके बारे में कंसर्न है, सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटी मतलब उसका जो एट्रीब्यूट्स वगैरह होता है उसी में सिर्फ ध्यान देता है ना, उसका क्वांटिटी को भी लेता है, मतलब ए और बी या फिर बोथ ए एंड बी। तो ध्यान से पढ़ो, इसमें बोथ, आइदर, ये सब both A and B। both A and B, that is option D। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखो, एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब हम बता देते हैं फीचर्स, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब जिसको बोल सकते हैं फीचर्स, गुण, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुण क्या है इनका, तो वो गुण, ठीक है। और मतलब बंगाली में बोलोगे तो वैशिष्ट, ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो है, तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, एक क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है, ऑल ऑफ दिस है। बताओ, ये नॉर्मल सेंस से बताओ, स्टैटिस्टिक्स से क्या लेना देना, बताओ। क्वालिटेटिव मतलब कोई जो है शांत है, ये उसका क्वालिटी है, कोई जो है जल्दी से गुस्सा हो जाता है, ये उसका क्वालिटी है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब इसे काउंट नहीं कर सकते हो। एनुअल इनकम, किसी का एनुअल इनकम, ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, बी और सी, मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। बताओ, एनुअल इनकम हो रहा है किसी का, मतलब ईयरली इनकम बता रहे हो, तो ये किस तरह का मतलब ये है, ये एट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता किसी का इनकम, डिस्क्रीट वेरिएबल वो ठीक ठाक है ना, तो हाँ कोई ठीक नहीं रहता, ये डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब जिसका एक मतलब क्या है, एक सिस्टमेटिक वे से हो रहा है, ठीक है। तो एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। अच्छा, अब तुम लोग के बारे में आ गया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ मार्क्स क्या होता है स्टूडेंट का। एट्रीब्यूट मतलब तुम्हारा नंबर जो आया है, कुछ भी आया 100 आउट ऑफ 80, 70, 50, ये क्या तुम्हारा गुण है, मतलब एट्रीब्यूट है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूअस है, नन ऑफ दिस है। बताओ मैम डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, इसका भी कोई ठीक नहीं है, ठीक है। कब कितना आ जाए तुम लोग भी नहीं बता सकते हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हर बार अगर 80 आए तो 80 आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूएशन इसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तुम्हारा नेशनलिटी पूछा जा रहा है, जो कि इंडियन हो, हम लोग सब इंडियन है, तो हमारा नेशनलिटी
एट्रीब्यूट, ठीक है, ये हमारा फीचर्स है कि वी आर इंडियन, ठीक है। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ ए पर्सन, किसी का ड्रिंकिंग हैबिट बता रहे हो तो ये क्या है? एट्रीब्यूट, ठीक है, कोई ज्यादा पानी पी रहा है, कोई कम पी रहा है, ठीक है, या फिर कुछ और तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। एज ऑफ ए पर्सन, किसी का एज बता रहे हो तो ये क्या है? डिस्क्रीट। नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस হবে। हाँ, ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि तुम सबका एज एक एक साल ही बढ़ सकता है, ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूएशन है। आज किसी का एज अगर 15 है तो कल 16 होगा, फिर 17 होगा। सबका एज जो है एक एक साल ही बढ़ सकता है, उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, इसीलिए इसमें कंटिन्यूएशन देख पाते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेरिएबल ऑब्वियसली है, एट्रीब्यूट तो है नहीं, लेकिन कौन सा होगा? डिस्क्रीट, मतलब जिसमें कुछ कम ज्यादा का जो एक मतलब मात्रा है वो नहीं होता है, दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। लेकिन ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है क्योंकि ये हर इंसान के लिए एप्लीकेबल होता है कि एक एक साल ही उसका एज जो है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन, यानी धर्म के ऊपर अगर हम लोग सेंसस रिपोर्ट बना रहे, कितने हिंदू, कितने मुस्लिम, कितने बुद्धिस्ट, कितने क्रिश्चियन, कितने क्या है, तो ये कौन सा डेटा होगा? सेंसस रिपोर्ट प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी, सैंपल डेटा, ए और बी? सेकेंडरी डेटा होगा, ठीक है। ये तुम किसी को जाके पूछोगे तुम हिंदू हो मुस्लिम, इतना साहस किसी में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मतलब अलग तरीके से ही कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। अगर करना भी है किसी के बिहाफ में करना है, यानी सेकेंडरी डेटा। पॉइंट नंबर 12 देखो, द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद ए मेजरिंग टेप। मैंने लिखवाया भी है इसके बारे में, देखो अगर हाइट, वेट, ये सब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से मेजर हो रहा है तो कौन सा होता है? प्राइमरी। प्राइमरी डेटा, क्योंकि ये किस तरह से किया जाता है, कौन सा मेथड से? देखो कॉपी में देखो लिखा हुआ है, प्राइमरी का कौन सा पार्ट है? ऑब्जर्वेशन ना। प्राइमरी का कौन सा पार्ट है? देखो ना, मैंने लिखवा एकदम छोटा छोटा लिखवा है इसलिए ताकि तुम लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ऑब्जर्वेशन के थ्रू से होता है। हाँ, मतलब वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू से होता है। कार्डिनल तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या है देखो ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में, सॉरी प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आ रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेशन के थ्रू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, बताओ क्या होगा? ध्यान से पढ़ो, देखो, बताओ, कॉपी देखो। ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही प्राइमरी के अंदर आ रहा है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। क्विकेस्ट मेथड कौन सा है? देखो वो भी लिखवाया हुआ है, कॉपी देखो, आराम से बताओ। टेलीफोन। टेलीफोन से फास्ट है, लेकिन एक्यूरेसी इसमें सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ ए नेचुरल कैलेमिटी, ये भी लिखवाया, देखो देख के मुझे बताओ। हाँ बताओ। पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू से हम लोग करते हैं नेचुरल कैलेमिटी का। अच्छा, अब देखो रियल एक्सीडेंट हो गया है, द एप्रोप्रिएट मेथड, अगर रियल एक्सीडेंट हो रहा है तो किस तरह से डेटा कलेक्ट होना चाहिए बताओ, ये भी लिखवाया हुआ है, देखो। रियल तो नहीं, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which method of data collection covers the widest area, सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, कौन सा मेथड दिया हुआ है? तुम लोग देख के, समझ के, कॉपी देख के बताओ। टेलीफोन, मेल्ड क्वेश्चनरी, डायरेक्ट इंटरव्यू, ऑल दिस। सबसे क्विकेस्ट कौन सा है? टेलीफोन नहीं, मेल्ड। टेलीफोन क्यों? मेल तुम ज्यादा टेलीफोन करोगे, कम से कम एक एक लोगों को 10 से 15 मिनट नहीं दोगे तो कैसे इंटरव्यू कर पाओगे? तो ये हो जाएगा। मेल करना तो फटाफट है, मेल मार्च करो और बहुत सारे लोगों को मेल
भेज दो जिन लोगों से क्वेश्चन करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें रेस्पॉन्स का पोर्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। मेल कर दिया हम लोगों ने, पता नहीं कौन रेस्पॉन्स दे कौन ना दे, बट टेलीफोन करोगे तो उससे कम्युनिकेट डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो देखो मैंने मेल क्वेश्चनरीज में लिखवाया है कि वाइडेस्ट एरिया, मैंने बोला भी था लिखवाने के टाइम, मतलब वाइड एरिया नहीं, वाइडेस्ट एरिया। जैसे वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट होता है ना, वाइडेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट पढ़े हो ना तुम लोग, वही वाइडेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है। वाइड नहीं, वाइडेस्ट, यानी मेल्ड क्वेश्चनरी के थ्रू से होता है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया, द अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन मेल्ड क्वेश्चनरीज मेथड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 भी देखो, सम इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, बताओ कौन सा इम्पोर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा का। इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस, इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेस, प्राइवेट एंड प्राइमरी, गवर्नमेंट सोर्सेस, बताओ। इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट। हाँ, इंटरनेशनल सोर्सेस से भी होना चाहिए, गवर्नमेंट सोर्सेस भी होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेस बोल के कुछ नहीं होता है, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस, ठीक है। ये मैंने लिखवाया भी है, तुम लोग देख सकते हो, 4 पॉइंट लिखवाया था इसके ऊपर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन, इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब कितना सही है, कितना कंसिस्टेंट है डेटा, ठीक है। ये किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं, तुम लोग अगर अपने नॉलेज से बता सकते हो तो देखो, इंटरनल डेटा आर गिवन, external data are given, 2 or more series are given, a number of related series are given, मतलब कंसिस्टेंसी चेक करना है। मतलब कंसिस्टेंसी जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लो तुम लोग का सुबह उठने का हर एक लोगों का अलग अलग हैबिट हो सकता है, ठीक है। कोई मान लो कभी जो 7 बजे उठता है 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है तो 5 बजे, लेकिन किसी किसी का आदत है कभी 7 बजे उठ गया, कभी 8, तो कभी 9, कभी 5, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। जैसे पढ़ाई का भी सोच लो, तुम लोग कभी 2 घंटा पढ़ लेते हो, कभी पढ़ते ही नहीं हो, कभी मान लो 4 घंटा पढ़ लेते हो, तो इनकंसिस्टेंस हो जाता है। कंसिस्टेंस मतलब जो एक रूल्स, जो एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होता है, ठीक है। आप बोल रहे हैं देखो, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा कलेक्टेड कैन बी चेक, मतलब कितना कंसिस्टेंट है जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, ये किस तरह से चेक कर सकते हैं। जो इंटरनल डेटा आर गिवन उसी से चेक कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल डेटा से चेक करना है, या फिर 2 और मोर सीरीज आर गिवन, ए नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन, बताओ किस तरह से चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज होना चाहिए, मतलब रिलेटेड, जैसे मान लो तुम अपना देख रहे हो, तुम कितने कंसिस्टेंट हो, मतलब रोज मॉर्निंग में वेकअप होने के लिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिलेटेड सीरीज देखना पड़ेगा कि लास्ट 7 डेज, सपोज लास्ट 7 डेज तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या एक्टिविटी किया है, तो तुम कौन से सेक्टर में ज्यादा कंसिस्टेंट हो, खाने में, मतलब टाइम पे खाना खाते हो और कुछ करो या ना करो, या फिर सोने में, या फिर पढ़ाई करने में, तो तुम्हें रिलेटेड सीरीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, जो मैंने बताया नहीं था अभी बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, the accuracy and consistency of data can be verified, accuracy मतलब कितना डेटा सही है, consistent तो अभी मैंने कितना कुछ बताया कंसिस्टेंसी के बारे में, अब डेटा can be verified by, किस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इंटरनल चेकिंग मतलब चेकिंग करके, एक्सटर्नल चेकिंग करके, या फिर स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी वर्ड तो सुने ही होगे तुम लोग, बोलते हैं ना पेपर को स्क्रूटिनी में डालेंगे, ठीक है। स्क्रूटनी करना मतलब उसे चेक करना होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेकिंग वर्ड स्क्रूटनी, ठीक है। स्क्रूटनी वर्ड जो है ये यूज करना है तुम लोग को, स्क्रूटनी करेंगे। अच्छा, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर, क्या किस तरह से हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, टेक्सचुअल होता है जो मैंने दिखाया, पैराग्राफ वाइज। टैबुलेशन होता है मतलब टेबल क्रिएट करके होता है, और उस टेबल से जो हम लोग चार्ट, बार डायग्राम, पाई चार्ट वगैरह बनाते हैं, डायग्रामेटिक होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए होना चाहिए। बी में टैबुलर तो सही है, बट बाकी तो ठीक नहीं है। टेक्सचुअल टैबुलर से इसमें इंटरनल गलत है, सी पॉइंट में। डी पॉइंट में देखो फिर से वो एक्सटर्नल कुछ डाल दिया है, तो ए पॉइंट लिखना है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे टेक्सचुअल टैबुलर यहाँ देखा नहीं कि सी पॉइंट लिख दिए तो गलत हो जाएगा, पीछे इंटरनल है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 23, द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा, मैंने बताया भी है तुम लोगों को थोड़ी देर पहले, टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक, बताओ।
टेबुलर, क्योंकि टेक्सचुअल का तो मैंने बताया ना, ये डल होता है, मोनोटोनस होता है, ये लेमैन लोगों के लिए होता है। और अगर डायग्रामेटिक तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली डायग्राम देख के ही पता चल जाता है अगर तुम्हें नॉलेज है कर्व के बारे में, लेकिन डायग्रामेटिक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए तो टेबुलर मेथड चाहिए। विदाउट टेबुलर मेथड वी कांट क्रिएट एनी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसीलिए सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मेथड होता है टेबुलर मेथड, मतलब टेबल में डेटा को क्रिएट करना। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। बताओ अट्रैक्टिव कौन सा, मतलब कौन सा, बताओ कौन सा, नहीं सुनाई दिया। डायग्रामेटिक, हाँ डायग्रामेटिक होना चाहिए। प्रगति का आवाज कट जा रहा है। डायग्रामेटिक होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है ना, अगर मान लो पेपर, न्यूज़पेपर खोल रहे हो तो एक चीज देखना कि जहां पर डेटा, पहला बात है ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर वगैरह ढूंढते हैं। अगर किसी किसी का आदत है पढ़ने का, वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन नेचुरली अगर कहीं पर भी डायग्राम है उससे देख के फटते नहीं, मतलब अगर टाइम कम है तो उससे फट से हमें पता चल जाता है कि क्या हालत है। ठीक है, मतलब किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो वो एक मायने रखता है कि हम वेदर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या फिर मतलब क्या हमें चाहिए, अपवर्ड चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए, तो उससे हम लोग को फट से पता चल जाता है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, जिससे हमें मतलब टाइम ज्यादा स्पेंड ना करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर हो जाता है। पॉइंट नंबर 25 फॉर टैबुलेशन, कैप्शन किसे बोलते हैं। देखो मैंने लिखवाया भी है तुम लोगों को, कैप्शन कौन से पार्ट को बोलते हैं, दिया हुआ है, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल, द लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, द अपर पार्ट ऑफ ए टेबल दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम। कैप्शन किसे बोलते हैं, क्या मैंने लिखवाया है, देख लो तो, कैप्शन किसे बोला जाता है। इसमें नंबर हाँ ये देखो मैंने कैप्शन तो लिखवाया, ये टेबल देख के तुम लोग बता सकते हो कैप्शन कहाँ पर है। ये ऊपर है, टेबल के ऊपर पार्ट में, तो द अपर पार्ट ऑफ टेबल, तो ये अपर पार्ट यानी ऑप्शन ए और डी दोनों में ही लिखा हुआ है, लेकिन में कुछ और भी उसके साथ लिखा हुआ है, दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम। तो फिर कौन सा वाला ऑप्शन लेना चाहिए, बताओ, ए ज्यादा एक्यूरेट है या डी एक्यूरेट है। वैसे तो ए भी गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट कौन सा आंसर होगा, डी मैम, डी। तो फिर तुम लोग ए चूज मत करो, क्योंकि ए भी सही है बट ए में पूरा नहीं लिखा हुआ है। अगर डी में कुछ और ही होता तो तुम लोग ए चूज करते, लेकिन डी में पूरा का पूरा लिखा हुआ है ना, दैट डिस्क्राइब्स द कॉलम एंड सब कॉलम, इसीलिए ऑप्शन डी ही लेना पड़ेगा तुम लोग को। अगर ऑप्शन ए लिखोगे तो उसमें काट देगा नंबर, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद स्टब, टेबल का ये देखो जो ड्रॉ किया, स्टब क्या होता है वो देखो, अब देख के मुझे बताओ स्टब क्या होता है, आराम से देखो। कौन सा, the table describing the rows, डी, अच्छा हाँ डी ये वाला हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड तो ये हो रहा है, ठीक है, हमारा लेफ्ट साइड का क्या डिस्क्राइब होता है, देखो, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो, दैट इज स्टब। ठीक है, स्टब होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27, अब ये भी टेबल रिलेटेड है। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, इसे क्या बोला जाता है, कैप्शन, स्टब, बॉक्स हेड, बॉडी। देखो और बताओ क्या होगा। ये बॉक्स हेड मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया, लेकिन मैंने लिखवाया है, एक बार देखो, मैंने लिखवाया है, जहां पर लिखवाया है इसके जस्ट पहले ही बॉक्स हेड मैंने लिखवाया है, देखो यहाँ पर लिखवाया, ये देखो बॉक्स हेड, तुम लोग के कॉपी में भी रहेगा, पढ़ लो, पढ़ के बताओ। बॉक्स, हाँ ये देखो, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इंक्लूडिंग कॉलम एंड सब कॉलम नंबर्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलोंग विथ कैप्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द टेबल, बताओ क्या होगा। नहीं सॉरी, कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग, 27 या कर रहे हैं 27 में, 27। हाँ बताओ, द एंटायर पार्ट ऑफ द टेबल क्या होता है, मैम कैप्शन, नहीं कैप्शन तो हेडिंग हो गया ना, कैप्शन मतलब हेडिंग हो जाएगा। ये देखो कैप्शन मतलब ये वाला बॉक्स हेड, हाँ बॉडी, बॉक्स हेड, बॉडी में तो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा जो होगा उसे बॉडी बोलेंगे। बॉक्स हेड एक बार पढ़ के देखो, बॉक्स हेड में क्या लिखा है,
ये देखो बोल रहे कि एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल इंक्लूडिंग कॉलम एंड सब कॉलम नंबर्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलोंग विथ कैप्शन, कैप्शन को लेके पूरा जो अपर पार्ट है उसे बोला जाता है टेबल का अपर पार्ट। इसलिए क्या बोला जाएगा, अपर पार्ट में वैसे तो कैप्शन है और ये कैप्शन के अंदर ही बॉक्स हेड जो है वो बॉक्स हेड के अंदर कैप्शन आता है। ये देखो एंटायर पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ टेबल इंक्लूडिंग कॉलम एंड सब कॉलम नंबर्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलोंग विथ कैप्शन, ठीक है। तो कैप्शन जो है वो बॉक्स हेड के अंदर आ रहा है, इसीलिए फिर हम लोग यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, अगर बॉक्स हेड ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग कैप्शन बता देते, तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि बॉक्स हेड। 28th, the unit of measurement in tabulation is shown in, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो यूनिट वगैरह रहता है मतलब डेटा वगैरह रहता है वो कौन सा होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इन shown in बॉडी, बॉडी में बॉडी तो ये हो गया अंडर कैप्शन स्टब, अच्छा बॉडी है ये बॉक्स हेड है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक मिनट देख लेते हैं। मेन पार्ट कंटेनिंग न्यूमेरिकल फिगर, इंटायर अपर पार्ट टेबल का अलोंग विथ कैप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉक्स हेड होगा ये, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो दिया हुआ है, एक मिनट ये डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। अच्छा यूनिट मतलब यहाँ पर ना जैसे देखो ये इसमें फर्क क्या हो रहा है, जो अंदर जो डेटा है वो सिर्फ नंबर रहता है, इससे मतलब ये नहीं बता सकते, जैसे मान लो ऐसे बता रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिए मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए मार्क्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो 10, 20, 30 और मार्क्स मेरा मान लो 80, 76 और ये मान लो 59, ठीक है। तो ये जो है ये बॉडी हो गया, ठीक है, ये न्यूमेरिकल डेटा जो है ये हो गया बॉडी, और ये जो हेड है, अब देखो क्या बोला है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट करे उनका यूनिट क्या है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने सारे मतलब इतना सारा, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, मतलब यूनिट क्या है, ये मार्क्स है, यूनिट किस चीज का है, जैसे किलो हो सकता है या फिर मान लो वेट, ठीक है, वेट अगर है किसी का, स्टूडेंट का वेट है, मान लो किसी का है 36, मान लो 52 एंड मान लो ये हो गया 49, ठीक है, ये जो वेट हो गया यूनिट, वेट किस में होता है, किलो में होता है, हमारे इंडिया में वेट अगर करना है किसी ह्यूमन बीइंग का तो किलो में होता है, ठीक है, पाउंड में भी होता है तो किलो में होता है, तो ये यूनिट बता रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन, ये तो मेजरमेंट करके उसका आंसर आ रहा है, डिफरेंस को समझो, ये न्यूमेरिकल से है, न्यूमेरिकल्स जो अंदर लिखा हुआ है इसे बॉडी बोला जाता है, ये जो पूरा चीज है ना ये मैंने राउंड किया, ये पूरा अंदर जो है ये बॉडी है, लेकिन इसके यूनिट्स मतलब ये किस चीज का है, जैसे केजी है, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इतने सारे, ये जो सारे वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये हो रहा है यूनिट। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन कहाँ पर दिखा जाता है, ये तो बॉक्स हेड हो गया ना, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, मतलब ये जो टाइटल है उसमें वो जो टाइटल है हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो बॉक्स हेड का काम कर रहा है, मतलब अभी हम लोगों ने देखा था ना कि कैप्शन जो है वो बॉक्स हेड के अंदर ही आता है, तो यूनिट जो बता रहा है, यूनिट लिखने का जो जगह है, मतलब किस चीज का न्यूमेरिकल्स है ये, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं बॉक्स हेड, ठीक है, इसमें बॉडी में सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल का यूनिट बता रहा है, मतलब किस चीज का न्यूमेरिकल है, इसीलिए बॉक्स हेड यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या बता रहा है, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज सोन इन द फुटनोट बॉडी स्टब कैप्शन, फिर से क्वेश्चन का अच्छे तरह से पढ़ो, टेबुलेशन जिससे क्रिएट किए हो, सोर्स ऑफ डेटा इन टेबुलेशन, सोर्स ऑफ कहां से ये डेटा तुम्हें मिला है, सोर्स क्या है, ये कहां पर शो किया जाता है, ये टेबल में देखो सोर्स ऑफ डेटा कहां पर शो किया जाता है, हाँ नीचे शो किया जाता है, ठीक है, एकदम टेबल के नीचे शो किया जाता है, दैट इज फुट नोट में शो किया जाता है, बॉडी भी नहीं होगा, स्टब भी नहीं होगा, कैप्शन भी नहीं होगा। फिर है पॉइंट नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन, अनट्रू बोला है मतलब ट्रू नहीं है, टेबुलेशन के लिए कौन सा डेटा ट्रू नहीं है, तो एक एक करके पढ़ो। यहाँ पर बता रहा है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, इट फैसिलिटेट्स comparison between rows and not columns, complicated data can be presented, diagrammatic representation of data requires tabulation, सारा ही लिखवाया हुआ है, कौन सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर बोलो,
बोलो कौन सा गलत लिखा हुआ है। देखो कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करना है, क्योंकि मैंने देखो टेबल में ही लिखवा है एनालिसिस, ये देखो ना ये वाला पॉइंट देखो, कंपेयर करता है, रो और कॉलम को कंपेयर करता है, ठीक है, रो और कॉलम को कंपेयर करता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए मस्ट है, विदाउट टैबुलेशन हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते। ध्यान से देखो एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, बी पॉइंट ना, देखो ना ये हाँ ये देखो ध्यान से ना चले जाए, यहाँ नॉट लिखा हुआ है ना, ये नॉट लिखा हुआ है, इसी की वजह से ये फॉल्स है, ये नॉट नहीं होना चाहिए ना, ये तो दो रो कॉलम को कंपेयर करने में हेल्प ही करता है हमें, तो फिर ऑप्शन हो जाएगा बी। अच्छा फिर देखो 31 क्या बता रहा है, बता रहा है कि हिडन ट्रेंड, अगर किसी का हिडन ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड वैसे नहीं पता चल रहा है, छुपा हुआ है, इफ एनी इन द डेटा कैन बी नोटिस्ड इन, कौन से वाले प्रेजेंटेशन से हम लोग किसी का भी ट्रेंड एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। तुम लोग बताओ कोई भी ट्रेंड, मतलब ट्रेंड जो है मतलब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, किससे इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ट्रेंड हिडन भी है। जैसे टेक्सचुअल तो बहुत ही, मतलब इसमें तो कुछ ट्रेंड वगैरह हम लोग, डायग्रामेटिक ठीक है, टेक्सचुअल में तो हम लोग कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ट्रेंड वगैरह। टैबुलेशन तो सिर्फ कंपैरिजन में हेल्प करता है, लेकिन जब तक उसे डायग्राम में नहीं डालोगे, और उस डायग्राम से अगर तुम लोग जैसे ग्राफ पेपर में करते हो ना, ये सब जो कर्व होता है, ये ऐसे यू शेप बेल शेप, ठीक है, तो ये सब कर्व जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तो ट्रेंड नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे इसमें देखो ना, ये कोई भी अगर किसी भी चीज का ट्रेंड है, ये पहले कम था फिर ज्यादा हुआ फिर ये नीचे चला गया, ठीक है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, कम ज्यादा इस तरह से, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में तुम लोग देखोगे ट्रेंड वगैरह रहता है कंपनी का, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, कभी कभी किसी कंपनी का अप ही है बहुत दिन तक, तो ये ट्रेंड पता करने के लिए हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय, किस तरह से हो सकता है, डायग्राम, चार्ट, पिक्चर, ऑल ऑफ दिस, बताओ। ऑल ऑफ दिस, डायग्राम यूज कर सकते हैं, चार्ट, पिक्चर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, बताओ, कितना बार बताया मैंने, सबसे ज्यादा, हाँ बताओ। टैबुलेशन होना चाहिए, क्योंकि डायग्रामेटिक में तभी जा सकते अगर टैबुलेशन करोगे, और टेक्सचुअल तो मोनोटोनस है, डल है, लेमैन लोगों के लिए है, तो फिर टैबुलेशन होता है सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेटा प्रेजेंटेशन करने का तरीका। अच्छा, द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथमिक ऑफ वेरिएबल इज नोन एज, ये भी लिखवाया है, देखो लाइन चार्ट में देखो, लाइन चार्ट बोल रहे सॉरी, चार्ट में देखो तीन तरह का चार्ट है ना, लाइन चार्ट, बार पाई, बताओ रेशियो चार्ट या फिर लॉगरिथमिक चार्ट, ये मैंने बताया, देखो कौन से, देखो मैंने लिखवाया है, देखो हम दिखाते कहाँ लिखवाया है, लाइन चार्ट। हाँ ये देखो रोज एंड कॉलम्स, नहीं मैंने कहाँ लिखवाया बताओ तो, लास्ट सेकंड यहाँ पर, हाँ ये देखो लाइन डायग्राम जो है लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट के लिए हेल्प करता है। तो द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथमिक ऑफ वेरिएबल इज नोन एज, हाँ तुम लोगों ने क्या बताया, कौन सा आंसर बता, और एक बार बताओ प्लीज, आवाज नहीं आया। लाइन चार्ट, द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ वेरिएबल इज नोन एज, जो चार्ट लॉगरिथम वेरिएबल को यूज करता है उसे क्या चार्ट बोलते हैं, लॉगरिथम और क्या चार्ट बोलते हैं, ये लाइन डायग्राम से जो लॉगरिथम और रेशियो चार्ट बनता है ना, लाइन डायग्राम से जो चार्ट बनता है उसे लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, रेशियो चार्ट, बी, रेशियो चार्ट होना चाहिए। द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज रेशियो चार्ट, ये लाइन चार्ट नहीं है, लाइन डायग्राम है, ठीक है। 35, अच्छा ये मल्टीपल लाइन मैंने ये बताया नहीं है, मल्टीपल एक्सेस, अच्छा ये तो 35 36 तुम लोग अभी शायद नहीं बता सकते हो, मैंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। 37 बता सकते हो, 37 देखो तो बता सकते हो, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, अभी लिखा था मैंने, देखो अभी लास्ट वाला जहां पर हॉरिजॉन्टल, हाँ क्वालिटेटिव, अच्छा देखते हैं 37 का कौन सा पॉइंट बता रहे हो,
क्वालिटेटिव, हॉरिजॉन्टल, क्वालिटेटिव के साथ साथ कुछ और भी है, ये भी पूरा पढ़ो। A and C both. हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। ए और सी, या तो ए या तो सी, तीनों डेटा देखना है ना। क्वालिटेटिव डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ठीक है। तो फिर ए और सी, सिर्फ ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास और भी डेटा अवेलेबल है। अब वर्टिकल, ये बताओ, ये वाला भी कर पाओगे। वर्टिकल बार डायग्राम इज अप्लाइड व्हेन, इसका भी लिखवाया हुआ है, देखो ना। क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज, बताओ कौन सा होगा। A और C? B होगा। Sorry, C. मैम B। बी होगा, द डेटा आर क्वांटिटेटिव। ये देखो, क्वांटिटेटिव टाइम सीरीज है ना, तो ए होगा। 38 का ए, सॉरी ए बोल रहे, बी होगा, द डेटा आर क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव तो होगा नहीं। व्हेन डेटा वेरी ओवर टाइम, तो टाइम सीरीज को ये लेता है, क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज। तो व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम, लेकिन टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है, एक बार देखो यहाँ पर चेक करो। टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है, मैंने लिखवाया है। क्रोनोलॉजिकल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, इन रेस्पेक्ट ऑफ ए टाइम पीरियड और टाइम इंटरवल में जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो फिर ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है 38, वर्टिकल बार डायग्राम इज अप्लाइड व्हेन द डेटा आर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव तो होगा व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम। तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ए और सी दोनों ही तो एप्लीकेबल हो रहा है ना, व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम। तो नहीं लग रहा मैम। हाँ मैम ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है मैम। हाँ, बी हो रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव, और ये टाइम सीरीज को भी तो ले रहा है ना, ये देखो। तो मैम डी मैम में ए। either B और either C. ऐसा तो both ऑप्शन, B और C. अच्छा बोथ, हाँ बोथ होना चाहिए। इसीलिए तुम लोग को कौन सा लगता है, देखो मुझे ये और ये लग रहा है, मतलब ये तो होगा ही नहीं क्वालिटेटिव। तो तुम लोग के हिसाब से क्या लग रहा है कि वर्टिकल बार डायग्राम इज अप्लाइड व्हेन डेटा आर क्वांटिटेटिव, ये तो होगा ही होगा, ये तो मस्ट है। व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम, ये क्या इसमें नहीं आएगा। व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम, अच्छा ये क्यों नहीं आएगा, ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों को, ये क्यों नहीं आएगा, मुझे बता सकते हो थोड़ा। व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम, ये पॉइंट क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है। होना तो चाहिए मैम। बताओ। पार्टिकल बार डायग्राम, एक मिनट इसका देखते हैं, इसका डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। पार्टिकल बार डायग्राम सामने में ही है, एक मिनट। Bar diagram, there are two types of bar diagram, horizontal and vertical. While horizontal bar diagram is used for qualitative data और है, ठीक है, और इसका मतलब भी होता है data varying over space. The vertical bar diagram is associated with quantitative data or time series data. Bar that is rectangles of equal width and usually of varying lengths and drawn either horizontally or vertically. इसका बार होता है, मतलब एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। वी कंसिडर मल्टीपल और ग्रुप्ड बार, ये तो इसके बारे में बता रहा है, उस तो कुछ बताया नहीं है इन लोगों ने, जितना मैंने बताया वही है। तो टाइम सीरीज को भी ले रहा है, और है क्या, और के लिए हमारा ऑप्शन चेंज हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एक बार बताओ तो, याद है 38 ना।
Vertical bar diagram is applied. The data are quantitative when the data varying over time. मैम यहाँ पे और है, एंड नहीं है, तो दोनों में और से है, एक ही लेना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर अगर दोनों में से एक ही लेना है तो एप्रोप्रिएट तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो फिर 38 का बी ही ले लो, क्वांटिटेटिव ही होना चाहिए क्योंकि उसमें ए और सी दिया हुआ है। अच्छा, दोनों तो नहीं दिया हुआ, ओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओहो, तुम लोग मुझे बता रहे थे, हम कंफ्यूज हो गए, ये ए सोच रहे हैं हम, ए और सी दिया हुआ है ना, तो फिर बी और सी हो सकता है, ए और सी तो हो नहीं सकता है, तो फिर क्वांटिटेटिव ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तुम लोग समझ गए हो, मुझे नहीं समझ में आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। 39, क्या ये हो सकता है? डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड। नहीं, ये तो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक बार चार्ट के बारे में। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज, ये भी मैंने नहीं बताया। पाई डायमेंशन, ये सब मैंने तो अभी नहीं बताई, ये सब तुम लोग नहीं कर पाओगे अभी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है एकदम बेसिक टर्म्स वगैरह, उससे हम लोगों ने इतना सारा एमसीक्यू कर लिया। ठीक है, अब हम तुम लोग को थोड़ा सा और बता देते हैं और फिर एमसीक्यू को होमवर्क दे देंगे ताकि तुम लोग इसे कर पाओ। ठीक है, तो देखो पहले हम बताते हैं क्लास इंटरवल के बारे में। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या होता है? देखो, कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पहले, सबसे पहले ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करना है, अगर लार्ज नंबर ऑफ डेटा हमारे पास है तो ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट। ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन डेटा इज वेरी लार्ज। ठीक है, एंड ग्रुप्स आर कॉल्ड, और ये जो ग्रुप्स होते हैं, एंड ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लास इंटरवल। ग्रुप को ही बोला जाता है क्लास इंटरवल। ग्रुपिंग जो करते हैं उसे, जैसे मान लो 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, ये हो गया है, हम लोगों ने ग्रुपिंग कर दिया है कलेक्शन को, और इसे बोला जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बोला जाता है। इसका क्या क्या फीचर्स होता है? नॉन ओवरलैपिंग, मतलब अगर मान लो 7th डेटा मुझे ढूंढना है तो 7th नंबर ऑफ डेटा 6 to 10 में ही मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, इसीलिए नॉन ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, एग्जॉस्टिव ऑल वैल्यूज, सारे वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लास विद शुड बी, मतलब गैप 1 to 5, कितने का गैप हो रहा है? 1 2 3 4 5, 4 6 to 10, 4 का गैप हो रहा है, 11 to 15, 4 का गैप हो रहा है, तो क्लास विद जो है वो सेम होने चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया नॉन ओवरलैपिंग, इसका मतलब क्या होता है? लिख लो, सेम नंबर कांट बी प्रेजेंट इन 2 और मोर ग्रुप। तो 1 to 15 के अंदर कोई भी डेटा ले लो, ये कोई भी एक ही ग्रुप में बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में भी बिलोंग कर रहा है फिर इस ग्रुप में भी बिलोंग कर रहा है, दैट इज नॉन ओवरलैपिंग। one number should just belong to one group. One number should just belong to one group, एक ही ग्रुप में बिलोंग करेगा। should just belong to one group, इसका मतलब ही होता है नॉन ओवरलैपिंग। फिर एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? कवर all from 1 to 15, ठीक है, 16 is not possible for any 3 group। ठीक है, इसे बोलते हैं कि एग्जॉस्टिव है सारे वैल्यू। ठीक है, 1 to 15 ही मिलेगा इसके अंदर, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा इन तीनों ग्रुप में। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एग्जॉस्टिव। और ये जो है क्लास विद जो इक्वल होना चाहिए, ये क्या होगा? देखो, डिफरेंस इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन
क्लास विथ का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू लोअर और अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। तो क्लास विथ इस तरह से कैलकुलेट करो, मैंने जो पहले बताया वो नहीं, इस तरह से करो, मैंने इन दोनों का गैप बता दिया। बेस्ट ये होता है कि हम लोग ये लिमिट जो है ये चेक करते हैं, जैसे ये लिमिट है, ठीक है, 1 to 5 एक लिमिट बता दिया ना, इससे इसके अंदर ही रहना है, 1 to 5 के मतलब इसके अंदर 2 3 4 ये आ जाएगा, ठीक है, 3 4 5 इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ये लिमिट है। तो इसे एक बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट और एक होता है अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो ये लोअर है, ये कम है, देखो ये अपर क्लास लिमिट है। तो लोअर और अपर क्लास लिमिट का जो डिफरेंस होगा तो दोनों ग्रुप कर लेना है, देखो इस तरह से, जैसे कि 6 minus 1 5 हो गया, 10 minus 5 5 हो गया। मतलब किस तरह से देखना है, देखो ये इस तरह से देखना है, ये ठीक है, ये देखना है इस तरह से, इस तरह से 1 minus 6 देख लो कितना हो रहा है, 5 का गैप हो रहा है, 1 से 6 देख लो, 6 से 11 देख लो, फिर भी 5 का गैप हो रहा है, यहाँ 5 से 10 देख लो, 5 का 10 to 15 देख लो, 5 का गैप हो रहा है। इस तरह से 5 का गैप हमें देखना है, जिससे क्लास विद बोला जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू लोअर या फिर टू अपर लिमिट, दो लोअर जैसे 1 और 6 और 11 ये तीन लोअर लिमिट है। अब कोई भी दो लोअर लिमिट के अंदर डिफरेंस लेना है, लेकिन सिक्वेंशियली, ठीक है, 1 के साथ 11 लोगे तो नहीं होगा, सब्सिक्वेंटली लेना है, सब्सिक्वेंटली मतलब 1 to 5 के बाद जो ग्रुप आ रहा है। अब अगर हम लोग 1 to 5 के बाद 11 to 15 लेंगे तो 10 का आ जाएगा ना, उस तरह से नहीं होगा, सब्सिक्वेंटली लेना है। और दो कोई भी लोअर लिमिट ले लो सब्सिक्वेंटली, दो कोई भी अपर लिमिट ले लो, इनके अंदर का जो गैप होता है उसे बोला जाता है क्लास विद, यही याद रखो। इसी तरह से ही करना है हम लोग को, इसे बोला जाता है क्लास विद, ठीक है। और क्लास लिमिट क्या है, 1 and 5 आर क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट किसे बोला जाता है, देखो ये 1 और 5 इसे ही बोला जाता है क्लास लिमिट। और इसमें एक होता है अपर क्लास लिमिट और एक होता है लोअर क्लास लिमिट। और 1 है लोअर लिमिट लिख देते हैं, 5 है अपर लिमिट, ये हर क्लास के लिए एप्लीकेबल होगा। और अगर एवरेज कर देते हैं क्लास लिमिट का, दैट इज 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो गया 6/2 यानी 3 हो गया, इसे बोला जाता है 3 इज क्लास मार्क, ठीक है, 3 इज क्लास मार्क। और ये हमेशा होता है इंटीजर या फिर सिंपल फ्रैक्शन होता है। ये जो क्लास मार्क होता है ना, क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क इज ऑलवेज इंटीजर और सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, उसे बोला जाता है सिंपल फ्रैक्शन। तो ये तुम लोग लिख लो अगर लिखना है तो, कि सिंपल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, उसे बोला जाता है सिंपल फ्रैक्शन। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है फ्रीक्वेंट से फ्रीक्वेंसी वर्ड आया है, कितने फ्रीक्वेंट हो रहे हैं कोई भी मतलब डेटा जो कलेक्ट हो रहा है कितने बार हो रहा है, ठीक है, नंबर जो होता है उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेजेंट क्लास और क्लास इंटरवल इन ए टेबल, ठीक है, इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे मान लो 10 मार्क्स मिला है 5 स्टूडेंट को, 35 मिला है स्टूडेंट को, तो कितने स्टूडेंट को मिल रहा है, ठीक है। जैसे ये 5 तो मैंने 10 को 5 बार नहीं लिखा, 10 10 10 करके, ये 10 और यहाँ पर 5 अपोर्शन कर दिया इसके साथ साथ, ठीक है, तो असाइन कर दिया मैंने 5। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब होता है प्रेजेंटेशन करना है क्लास एक टेबल में, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, देखो क्लास बाउंड्रीज में बी defined as the actual class limit of a class
इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जो होता है, क्लास बाउंड्रीज में बी डिफाइंड एज द एक्चुअल क्लास लिमिट जो होता है क्लास इंटरवल का, उसे ही बोला जाता है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, उसे बोला जाता है क्लास बाउंड्रीज। तो ये कुछ डेटा हम लोग को पता होना चाहिए, तो ये मैंने बताया। अच्छा, इसके साथ देखो हम कुछ यहाँ पर तुम लोग को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहाँ से दिखा दे रहे हैं। ये देखो, जैसे ये कौन सा चार्ट है, ये देखो, ये वाला चार्ट देखो, द प्रॉफिट्स इन लाख ऑफ रुपीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल हाउस फॉर 2009, 2010, 2011 दिया हुआ है। देखो कुछ प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग को ग्राफ बनाना होता है, हमें पता है दो एक्सिस हमें यूज करना पड़ता है। ये होता है वाई एक्सिस और ये हो गया है हमारा एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस में हम लोगों ने क्या लिखा है, देखो हम लोगों ने प्रॉफिट को डिनोट किया है, एक्स एक्सिस में टाइम डिनोट किया है। टाइम तो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से पता चलेगा 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो उसी तरह से क्या हुआ है 9 से लेके 15 तक। और प्रॉफिट जो है 5 है, 8 है, 9 है, 16 है। तो हमें एक गैप ले लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 0 to 5 का गैप लिया है, तो 5 से फिर 10 जाएंगे, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। अब देखो किस तरह से प्लॉट करना होता है। जैसे कि पहला प्रॉफिट है 5, तो देखो 2009 में प्रॉफिट है 5, यहाँ 5 में एक पॉइंट हम लोगों को लगाना है। कैसे लगाना है, ये स्केल से लेके तुम लोगों को मेजर करना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जहां पर पॉइंट ये प्लॉट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद प्रॉफिट है, देखो उसके बाद प्रॉफिट है हमारा 8। तो 5, 8 कहां पर आ रहा है, 5 और 10 के मतलब देखना पड़ेगा, मिडिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मिडिल तो होता है 7.5 होता है, क्योंकि 10 + 5 15 हो जाता है, और 15 का मिडिल मुझे लग रहा है कितना, हाँ 7.5 होता है। तो 7.5 से थोड़ा ज्यादा, तो देखो 8 यहाँ पर लिया। तो इस तरह से फिर जो भी जहां पर पॉइंट होगा, फिर उसे क्या कर दिया इसने, यहाँ पर इस तरह से एक कर्व से सारे पॉइंट को क्या कर दिया, कंसेक्यूटिवली जिस तरह से हो रहा है ड्रॉ कर दिया। और ये चार्ट को बोला जाता है लाइन चार्ट और वर्टिकल बार चार्ट। लाइन चार्ट या फिर वर्टिकल, इस तरह से चार्ट जो एक लाइन से होता है, दैट इज लाइन चार्ट बोला जाता है, ठीक है। और अच्छा, उससे लाइन चार्ट बोला जाता है। और बार चार्ट देखो यहाँ पर नीचे क्या है, अगर इसी डेटा को हम लोग बार के थ्रू से ड्रॉ करते हैं, जैसे ये देखो ये 5 लिया हुआ है, लेकिन एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया, तो इसे बोला जाता है बार चार्ट, ठीक है। इसे बोला जाता है बार चार्ट। ये हो गया लाइन चार्ट, ठीक है। तो ये इस तरह का वी कैन रिप्रेजेंट द प्रॉफिट फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स बाय ड्राइंग आइदर ए लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के थ्रू से हम लोग दिखा सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है, देखो एक बार थोड़ा ज्यादा हुआ था, फिर करीब करीब पास ही था, फिर कम हो गया 2012 में प्रॉफिट, फिर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा लगभग एक ही रेट में चल रहा था, फिर बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन चार्ट से पता चल रहा है 5, 8, ठीक है। 8 से 9 इंक्रीजिंग है, लेकिन 9 से 6 देखो जो कम हो गया, फिर 6 से 12, 12 to 15 कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन 15 to 24 बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है। और बार से देखो इस तरह से पता चलेगा, इससे पता चल रहा है कि सबसे बड़ा बार जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ईयर है, और सबसे छोटा बार जो है वो सबसे कम प्रॉफिटेबल ईयर है। तो हम लोग बार चार्ट से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो प्रोडक्शन दिया हुआ है व्हीट का, ठीक है, व्हीट और राइस का, इसका हम लोगों को प्लॉटिंग करना है। तो देखो इसका प्लॉटिंग किस तरह से किया है इन लोगों ने, क्या है कि इसमें क्या यूज किया है, मल्टीपल लाइन चार्ट यूज किया है। दो तरह का चीज है, ठीक है। तो उसी तरह से एक स्पेसिफिक गैप ले लिया है प्रोडक्शन का, और किया है। और तो एक लाइन चार्ट जो है ये शायद हमें व्हीट के बारे में बताएगा और एक राइस के बारे में बताएगा। तो हम लोग कोई जैसे एक डॉट डॉट से यूज किया गया है और एक एकदम सॉलिड लाइन से यूज किया गया है। तो देखो यहाँ पर बॉक्स करके लिखा हुआ है इन लोगों ने कि कौन सा लाइन क्या डिनोट कर रहा है। तो ये देखो मल्टीपल लाइन चार्ट शोइंग प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ऑफ ए रीजन ड्यूरिंग 2012-15, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस। ये अपने मर्जी है कि किस तरह से, जैसे डॉटेड से इन लोगों ने राइस को रिप्रेजेंट किया है, और जो कंटिन्यूअस है उससे व्हीट को रिप्रेजेंट किया है, तो वो प्लॉट करके मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग बार डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। देखो जिसमें एक में ऐसे इस तरह से लाइन टान दिया गया है, तो एक व्हीट के लिए हो जाएगा, एक तुम्हारा जाएगा। तो ये मल्टीपल हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम, इसे ही मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। मतलब एक ही एक्सिस, एक ही एक्स और वाई एक्सिस के अंदर दो तरह का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इसे मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं।
अब ये देखो पाई चार्ट मतलब पाई मतलब क्या होता है, केक, ठीक है। पाई मतलब ये राउंड रहेगा, फिर उसे हमें डिवाइड करना है अलग अलग पोर्शन में, ठीक है। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना पड़ता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटीज वगैरह है ना, इसे हम लोग डिग्री में या फिर परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग जानते ही होगे कि एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ रेवेन्यू बता रहा है गवर्नमेंट का, किस किस से रेवेन्यू आता है, जैसे कस्टम टैक्स से आता है, एक्साइज ड्यूटी से आता है, इनकम टैक्स से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, इसके अलावा कुछ अलग सोर्सेज, दैट इज मिसलेनियस। अब सबसे ज्यादा तो 190 ये दिख रहा है, एक्साइज से आता है। अब इसे डिग्री में कैसे प्रेजेंट करें, तो देखो किस तरह से डिग्री में प्रेजेंट करना है। तो ये देखो 80 कस्टम था 80 और 540 है टोटल रेवेन्यू। 540 इज अवर टोटल रेवेन्यू, तुम लोग टोटल करके देख सकते हो। 80 प्लस 190, सॉरी 80 प्लस 190, 80 प्लस 190 प्लस 160 प्लस 75 प्लस 35 करोगे तो 540 आ जाएगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 540 करोगे, जैसे मार्क्स को देखा जाता है कि आउट ऑफ 100 कितना मिला है, तो आउट ऑफ 540 रेवेन्यू जो आ रहा है कस्टम से 80 आ रहा है, इंटू 360 डिग्री। जैसे इंटू 100 करोगे तो वो परसेंटेज डिफाइन करेगा, अगर इंटू 360 डिग्री करोगे तो 53 डिग्री का जो पोर्शन है वो कस्टम के लिए होना चाहिए, 127 डिग्री होना चाहिए एक्साइज के लिए, 107 डिग्री होना चाहिए इनकम टैक्स के लिए, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए 50 डिग्री और मिसलेनियस के लिए 23 डिग्री। तो इस तरह से देखो ये डिग्रीज ड्रॉ करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो रहता है उससे ये डिग्री ड्रॉ करके अलग अलग हमें क्या करना है, मतलब नोटेशन यूज करना है। जैसे ये यूज किया गया ऐसे राउंड राउंड कुछ ऐसे इस तरह से, तो इससे हम लोग अपने यूज कर सकते हैं कौन सा एक्साइज के लिए ये जो अंदर मर्जी है कैसे भी कर सकते हो, कलर इसमें डाल सकते हो। तो इससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना एक्साइज है, कितना आईटी है, कितना कस्टम से आ रहा है, कितना सीटी, कितना मिसलेनियस से आ रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कितने बार है। जैसे देखो ये बॉयज गर्ल दिया हुआ है, एक बॉयज गर्ल का चार्ट दिया हुआ है, BGG, मतलब इससे बॉयज और गर्ल्स डिनोट किया जा रहा है। अब इसे हम लोग इस तरह से ना करके अगर हमें एक टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो कैटेगरी दो चीज का होगा, एक बॉय और एक गर्ल। कितने नंबर ऑफ बॉयज है यहाँ पर B काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, 16 B है, यानी बॉयज 16 है, और इसी तरह से काउंट करेंगे तो गर्ल 14 हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये हमें क्या करना है, अगर कोई भी चीज फ्रीक्वेंटली ऑकर होता है, जैसे एक बॉयज फिर और एक बॉयज और एक बॉयज, तो फ्रीक्वेंटली अगर कुछ ऑकर हो रहा है तो उसे हम लोग बार बार नहीं लिखते, एक बॉयज फिर एक बॉयज फिर एक बॉयज, इस तरह से लिखना नहीं है हमें। इस तरह से ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बाद में आइडेंटिफाई करना टफ हो जाता है। इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसे इस तरह से नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बोला है, ठीक है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, ए रिव्यू ऑफ द फर्स्ट 30 पेज, ठीक है, ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स बुक्स रिवील्स द फॉलोइंग प्रिंटिंग मिस्टेक। इतने सारे पेज में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसे किस तरह से हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो ये टैली मार्क के थ्रू से किया हुआ है। जैसे कि देखो 0 यहाँ पर पहले ग्रुपिंग कर लेना है हम लोगों को। देखो क्या किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक क्या क्या हुआ है, देखो ग्रुपिंग कैसे करें, देखो क्या क्या है, 0 पेज में है 0 1 1 बहुत बार है, तो 0 1, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6, तो 0 to 6 होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो 0 1 2 3 4 5 6 प्रिंटिंग मिस्टेक इतने सारे पेजेस में हुए, ठीक है। और 0 पेज में कितने सारे 0 कितने बार है, देखो 0 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है, 5 टाइम्स 0 है। तो 0 को किस तरह से लिखा है, देखो नंबर ऑफ पेजेस लिख दिया है 5, हम टैली मार्क्स बता रहे हैं किस तरह से होता है, नंबर ऑफ पेजेस लिख दिया 5। फिर 1 देखना है हमें कितना बार है, 1 है 1 2 3 4 5, तो 1 भी क्या हो जाएगा 5 बार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग काउंट करके लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। और टैली मार्क मतलब क्या होता है, टैली मार्क मतलब ये देखो, जैसे टैली, ठीक है, टैली मार्क किस तरह से होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0 पेज, ठीक है, 0 पेज ये 5 बार हो रहा है, ठीक है, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी है 5। तो इसमें हम लोग किस तरह से टैली मार्क यूज करते हैं, देखो 1 2 3
4 और जो फिफ्थ वाला होगा ना, तो फिफ्थ वाला ऐसे नहीं लिखना है, फिफ्थ वाला ऐसे लिखना है। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन भी हम बता देते क्यों ऐसा टेक्निक फाइंड आउट किया गया। जैसे फिर इसमें 5 है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर लिखते जाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, खुद ही नहीं समझ पाओगे कितना सारा लाइन है। जब बहुत सारा लाइन इस तरह से चलेगा, ये तो 5 7 लाइन्स है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए एक रूल्स लगाया गया है कि 1 2 3 4 5 को इस तरह से डिनोट करो। इसमें क्या होगा कि आगे जाके जब सीक्वेंशियल इसके बाद डेटा आते जाएगा तो हमें काउंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर हम लोग इस तरह से करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी तो कलेक्शन करने का ही एक तरीका है, गलत का है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लाइन में। लेकिन अगर 5 में ऐसे होगा, फिर मान लो 2 डेटा है फिर ऐसे हो रहा है, इस तरह से अगर होगा, सॉरी 4 में होना चाहिए, तो इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसानी हो जाता है। इसीलिए फिफ्थ के लिए ये वाला चीज मतलब यूज किया गया है कि इसे कैंसिल करो फिर नेक्स्ट वाला लिखो। ये एक जो ऐसा कैंसिल है ये 5 डेटा रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे मतलब खुद के सुविधा के लिए किया गया है, ठीक है, ताकि आंखों में देख के ऐसा ना हो, मिस्टेक ना हो जाए। ये मिस्टेक जो है ये कम करने के लिए ये किया गया है और इसका कोई भी रीजन नहीं है। इसे कैंसिल करने का बस एक ही रीजन है, ताकि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो इस तरह से हम लोग टैली मार्क, ये जो होता है इसे टैली मार्क बोलते हैं, टैली मार्क के थ्रू से किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को बोला है कि फॉलोइंग आर द वेट्स दिया हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स टेकिंग क्लास लेंथ एज 5, ठीक है। तो किस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है क्लास लेंथ, ये एक बता देते, उसके बाद हम बोल देंगे तुम लोग को। देखो यहाँ पर वेट्स दिया हुआ है, बीबीए जेवियर कॉलेज में बीबीए स्टूडेंट का एक वेट का लिस्ट दिया हुआ है। हम लोग को बताया गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब टेबल में क्या क्या हो जाएगा, देखो वेट आ जाएगा, बिकॉज हम लोग वेट के बारे में टेबल बना रहे हैं, ठीक है। टैली मार्क्स कितने लोगों का कितना वेट है, तो वेट पहले हम लोग ग्रुप करेंगे डेटा का, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अगर बहुत सारे डेटा होते हैं तो हमें ग्रुपिंग कर लेना चाहिए। और कंस्ट्रक्ट मतलब प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, वेट का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है। टेकिंग क्लास लेंथ जो हमें लेना है 5 लेना है, ये बता दिया है, मतलब गैप जो है 5 लेना है। तो इसके लिए कैसे फॉलो करना चाहिए, देखो क्या हुआ है, हम लोग को पहले रेंज कैलकुलेट करना होता है। स्टेप 1 होता है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, देखो रेंज मतलब होता है ये जो है डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है, ये पता करने के लिए हमें पता करना चाहिए कि ये पूरे जो कलेक्शन है इसमें मैक्सिमम डेटा कितना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेटा कितना है। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा हाइट क्या है, तो ये मुझे दिख रहा है 7 वाला कुछ डेटा है, 8 का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब सामने 8 है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 70 सबसे ज्यादा है, तो 70 73 और 7th रिलेटेड 73 ही मुझे दिख रहा है, तो मैक्सिमम वेट है 73। और मिनिमम क्या होगा, 10 तो कुछ नहीं दिख रहा है, 20 भी कुछ नहीं दिख रहा है, 30 नहीं दिख रहा है, 4 वाला डेटा दिख रहा है, 4 वाला डेटा 45 है, 49 है, तो 45 44, तो ये देखो रेंज 29 आ गया। रेंज मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो होता है उससे बोला जाता है रेंज। अब हम लोग को बोला है क्लास लेंथ जो है वो 5 का होना चाहिए। तो रेंज का मतलब क्या होता है, देखो रेंज का ये एक फॉर्मूला होता है, इससे तुम लोग एक बार नोट डाउन कर लेना कि रेंज का मतलब क्या होता है और रेंज इक्वल टू क्या होता है। तो रेंज का 2 मतलब होता है, एक तो होता है मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम। क्यों होता है ये मैंने बताया, रेंज मतलब एक देखना है कहाँ से कहाँ तक है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम करेंगे तो 29 kg आ रहा है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ इक्वल टू रेंज होता है। तो क्लास इंटरवल कितने सारे लिखने पड़ेंगे हमें, तो रेंज है 29 और क्लास लेंथ हमें 5 का क्रिएट करने बोला है, तो 29 डिवाइडेड बाय 5 होता है 5.8। ये हमेशा अप्रोक्स इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हो सकता है कि हमारा डिवाइडेशन जो हो वो पूरा डेटा हमें ना दे, ठीक है, राउंड ऑफ दे, तो राउंड ऑफ ही दे रहा है 5.8, तो मैंने 6 लिया है, यहाँ पर इन लोगों ने 6 लिया है। तो वी टेक द नेक्स्ट इंटीजर एज द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल सो एज टू इंक्लूड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये क्या होता है, देखो किस तरह से इन लोगों ने लिखा है। तो इन लोगों ने क्या किया है, पहले लिखा है 44 टू 48, क्यों लिखा है 44 जो मिनिमम है, ठीक है, फिर 48 क्यों लिखा है, 44 से 48 काउंट करो, 44 45 46 47 48, ठीक है। तो ये गैप जो हो रहा है, फिर 48 ये गैप देखो 49 माइनस 44,
ये 5 का गैप हो रहा है, 49 माइनस 44, ये 5 का गैप हो रहा है जो हमें मेंटेन करने बोला है, ठीक है, जो हमें मेंटेन करने बोला है। देखो लेंथ हमें क्या रखने बोला है, क्लास लेंथ हमें 5 रखने बोला है, तो देखो सब में 5 है। 44 टू 49, 49 से 54 देख लो, 49 54 माइनस 49 देख लो, ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 59 टू 54 सारे 5 के गैप पे हैं जो हमें क्रिएट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 49 हो रहा है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 48। तो ये गैप भी देखो 44 से 48, ये कितने का गैप हो रहा है, ये भी इक्वल होता है 4। 53 टू 49, ये भी इक्वल देखो 4 हो रहा है। अब हम लोग को चेक करना है कि कितना, अब लिखेंगे कैसे, जैसे मिनिमम से हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैक्सिमम में एंड करना है। मिनिमम 44 लिया, मैक्सिमम 73 है, तो हम लोगों ने मैक्सिमम 73 ले लिया, तो सारे वेट कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें लेंथ ले लेना है, लेंथ हमें जो है 5 का गैप बोला है, क्लास इंटरवल 6 लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 क्लास इंटरवल है। ये 6 का क्या एप्लीकेबिलिटी, 1 2 3 4 5 6, तो कितने सारे क्लास इंटरवल हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, 6। देखो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 6 होने चाहिए, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है थ्रू आवर फॉर्मूला। तो 6 क्लास इंटरवल हो गया, सब में गैप 5 5 का है। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या वेट वगैरह है, उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो 44 से लेके 48 के अंदर कितने सारे स्टूडेंट है, 44 से लेके 48, तो ये लाइन में कुछ नहीं हो रहा है, ये 47 आ जाएगा, ठीक है, एक, और ये 45 दो, ठीक है, और दो दो यहाँ पर एक 3, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, 3, और ये तो 49 है, तो 3 हो रहा है। तो टैली मार्क्स में देखो 1 2 3, यहाँ 3, इस तरह से हमें क्रिएट करना चाहिए। कोई भी टेबल इसी तरह से ही क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि ये सबको प्रॉब्लम होता है कि टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इससे रेंज पता चल जाएगा, और जैसे ही रेंज पता चलेगा उससे हम लोग क्लास इंटरवल और क्लास लेंथ जो है, क्लास लेंथ बोला गया है यहाँ पर 5, अगर नहीं बोला जाता है हम लोग अपने हिसाब से एक गैप ले सकते हैं। तो क्लास इंटरवल और जो गैप हम लोग एज्यूम करेंगे, अगर 5 का गैप एज्यूम करते हैं तो लेके हमें क्लास इंटरवल चेक करना है। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट करना है, पहले रेंज कैलकुलेट करो, देन उसका क्लास इंटरवल कैलकुलेट करो, ये क्लास लेंथ और गिवन, या फिर क्लास लेंथ एज्यूम करके क्लास इंटरवल क्रिएट करो, देन उसे टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी के साथ कंप्लीट करना पड़ता है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। और क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री वगैरह ये तो मैंने लिखवाया है या तुम लोगों को। और एक चीज लिख लो, क्लास मार्क मैंने जहां पर लिखा है दैट इज मीट वैल्यू और मीट पॉइंट होता है, वो भी वहां पर नोट डाउन कर लो, उसे ही मीट वैल्यू या फिर मीट पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तुम लोग का जो टास्क रहेगा वो रहेगा कि ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है एमसीक्यू हम लोगों ने किया है, ये हम पीडीएफ तो तुम लोग के साथ शेयर कर ही देंगे एमसीक्यू वाला। उसके साथ साथ तुम लोग एमसीक्यू में बाकी जितना भी है वो करने का ट्राई करोगे। अगर हो जाता है, अभी हम लोगों ने जितना भी देखा है, मुझे नहीं पता पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पूरा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, जितना हो सकता है तुम लोग उससे कर सकते हो, ठीक है। ये एकदम बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। यहाँ पर सेट सी तक है, ठीक है, सेट सी तक है, तो ये हम तुम लोग को शेयर कर देंगे। आंसर्स भी है इसमें, लेकिन तुम लोग आंसर्स मत देखना, ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन ही सेंड करने का कोशिश करेंगे तुम लोग। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।